ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। आखिरी 1.5 घंटे की कारोबार की तैयारी हम करेंगे, लेकिन शुरुआत होगी हेडलाइंस के साथ। बाजार में आज फिर बैंक शेयरों ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट से ज्यादा फिसला। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और SBI ने बनाया दबाव। 17,850 के पास पहुंचा निफ्टी, लेकिन मिड कैप में हरे निशान में कारोबार। संवर्धन मदरसन ने जर्मनी की कंपनी SAS को खरीदने के लिए किया करार। कंपनी के चेयरमैन विवेक चांद सहगल से एक्सक्लूसिव बातचीत में साफ हुआ कि EV सेक्टर में मजबूती और बढ़ाएगी कंपनी। पीतमपुर प्लांट पर 8 आपत्तियां मिलने से सिप्ला में तेज गिरावट। शेयर 6% से ज्यादा फिसलकर वायदा का टॉप लूजर बना। ऑब्जेक्शंस की गंभीरता पर कंपनी की चुप्पी से बाजार की बड़ी फिक्र। और NMDC स्टील 30 रुपये 25 पैसे प्रति शेयर के भाव पर हुआ लिस्ट। खुलने के बाद लगा 5% का अपर सर्किट। अक्टूबर में NMDC से डीमर्ज होकर बनी है ये कंपनी। चलिए, बाजार में आखिरी 1.5 घंटे का एक्शन शुरू हो चुका है और उस पर रहेगी नज़र। लेकिन क्लियरली हर्षिता, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। लगातार जो चैनल पर चर्चा हो रही है पिछले 3-4 दिन से कि बैंक निफ्टी में कुछ गड़बड़ है और लगातार सेल ऑन रैली वाला ये इंडेक्स है, और आज फिर बैंकों की डिक्लाइन की वजह से मार्केट पर असर। इनफैक्ट आज बैंकों पर थोड़ी सी सेलिंग है फाइनेंशियल्स में, और थोड़ी रिलायंस। इन दोनों को मिलाकर एक मार्केट के ऊपर काफ़ी हद तक आप प्रेशर देखेंगे। हालांकि IT शेयरों ने कोशिश की है और वो एक इकलौता सेक्टर है जो बुल्स के लिए लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर बड़ा सवाल यही कि क्या मार्केट अहम लेवल्स को होल्ड करेगा। वो अहम लेवल्स क्या है? निफ्टी क्योंकि ऑलरेडी 20 डे के नीचे है, तो 200 डे दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए अब काफ़ी क्लोज है, और लग रहा है कि एक दूसरा टेस्ट उस मूविंग एवरेज का अब होना ऑलमोस्ट सर्टेन है। बट देखते हैं लास्ट 1.5 घंटे में क्या एक रिकवरी आती है। जैसे हमने फ्राइडे को भी देखा था, थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल से वो आती है नहीं। फिलहाल मार्केट एट एब्सोल्यूट लो पॉइंट ऑफ द डे। हर्षिता, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। क्लियरली थोड़ी सी क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस, थोड़ी नहीं काफी क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस बनती दिखाई दे रही है। जिस तरह की सेल साइड की पोजीशंस साफ देखने को मिली है, और मिड कैप का 80 पॉइंट्स का बढ़ना वाकई में, जब निफ्टी बैंक की हालत इतनी पतली हो, कुछ दिलासा नहीं देता और कोई कॉन्फिडेंस नहीं एलूड करता है। अगर हम होप कर रहे हैं कि लास्ट आधे घंटे या फिर 1 घंटे में एक रिकवरी आती है, क्लोजिंग के लिहाज से लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट रहेंगे आज? देखिए हर्षिता, एक चीज़ मैं कहूँगा, आज सुबह मार्केट ने पहले 1 घंटे में ऑलमोस्ट उस सेटअप को रिस्पेक्ट किया कि आप 50 डे के करीब खरीदिए, 20 डे का स्टॉप लॉस लगाइए। वो ट्रेड पहले घंटे में प्ले आउट हुई, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मार्केट गिरा और जिस तरीके से उसने पहले मॉर्निंग लो तोड़ा, उसके बाद फ्राइडे लो की तरफ बढ़ा और 20 डे को उसने तोड़ा है, वो मुझे लग रहा है कि आज उसने मार्केट को काफ़ी कमज़ोर किया है। और आज मार्केट के पास चांस था रिकवरी का, कारण कि आज US मार्केट नहीं ट्रेड करने वाले हैं शाम को, तो कल आपको सुबह किसी खराब ग्लोबल क्यू से कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है एक तरीके से। तो उस चीज़ में आज का जो मूव है वो मेरे ख्याल से काफ़ी ख़राब है। और अब तो मुझे लग रहा है कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 17,600 के आसपास है, वो 17,643। मुझे लग रहा है मार्केट अब एक क्लियरली अब उसका रास्ता खुल रहा है। सिर्फ 200 पॉइंट दूर रह गया वो यहाँ से, और वापस अब हम लोअर एंड ऑफ द रेंज में चले गए हैं। ये याद होगा आपको, थर्सडे को हम कोशिश कर रहे थे कि उस रेंज की अपसाइड को ब्रेक करें, अब हम ऑलरेडी लोअर साइड पर चले गए हैं। मैं आपको 2-3 पुट्स और कॉल्स दिखाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप ऊपर के लेवल पर कॉल्स देखिए, 17,900, 17,950 और 18,000, तीनों लेवल्स पर ज़बरदस्त पुट राइटिंग है, सॉरी कॉल राइटिंग है। 60,18,000 की कॉल पर, 17,950 पर भी काफ़ी और 17,900 पर भी ज़बरदस्त है। उसके सामने देखिए पुट बिल्डअप कोई है ही नहीं मार्केट में, और कन्विक्शन जो है वो कहीं जाकर 17,500 पर आ रहा है, उससे पहले है ही नहीं। 17,700 पर तो बिल्कुल भी नहीं है, 800 पर थोड़ा सा है, फिर 600 पर है, फिर 500 पर है। ये आपको बता रहा है कि मार्केट में इस समय फियर फैक्टर क्लियरली हावी है और एक सेल ऑन रैली है, और उसका सबसे बड़ा कारण है बैंक निफ्टी। और आप बैंक निफ्टी देखिए, लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो सबसे कमज़ोर कड़ी है, वीकेस्ट लिंक मार्केट का अगर है,
तो बैंक निफ्टी है। और कोई भी रैली बैंक निफ्टी में सस्टेन नहीं हो रही है। आज सुबह बैंक निफ्टी ने आपको ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी दी। हमारे सेटअप में हमने कहा था कि 41,200 से 300 के जोन में आपको सेलिंग करनी है वहाँ पर, और सिंपल 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगाना है। और आप देखिए क्या ज़बरदस्त, मेरे ख्याल 500 पॉइंट ऊपर से बैंक निफ्टी नीचे गिरा है और हर रैली में डिक्लाइन। और यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस के आंकड़े देखेंगे तो यहाँ पर तो ऑप्शंस के आंकड़े और भी डराने वाले हैं, क्योंकि आप देखिए 40,900 से लेकर 41,300 तक हर लेवल की कॉल में ज़बरदस्त बिल्डअप है। मैंने सिर्फ 3-4 चुन ली क्योंकि 3-4 हम दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप बाकी भी लेके जाएंगे तो बहुत बिल्डअप होगा। और सामने पुट्स देखिए, 41,000 के पुट फॉर एग्जांपल देखिए, कोई बिल्डअप नहीं है। उसके बाद सीधा 40,500 और सीधा 40,000। मुझे लग रहा है कि अब एक बैंक निफ्टी में सीधा जो उसका 200 डे मूविंग एवरेज है 40,000, वहाँ तक कोई सपोर्ट है नहीं अनफॉर्चुनेटली। आज का जो प्राइस एक्शन है बहुत बेरिश है, बहुत बेरिश है, और इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए अब कि मार्केट एक सॉर्ट ऑफ मिनी ब्रेकडाउन से गुजर रहा है एक तरीके से। जी हाँ, तो क्लियरली हर टिक के साथ भाव बस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच टाटा मोटर्स की तरफ से एक अपडेट आ रहा है। उबर इंडिया के साथ इन्होंने करार किया है, और उस करार के तहत दरअसल बड़े पैमाने पर करीब 25,000 एक्सप्रेस टी ईवीज उबर की प्रीमियम कैटेगरी के लिए दरअसल कंपनी सप्लाई करती हुई दिखाई देगी। और ये सबसे बड़ी 4 व्हीलर ईवी फ्लीट ऑर्डर दरअसल टाटा मोटर्स के हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। तो इंडिविजुअली ऐसे देखिए खबरें आ रही हैं, उस पर स्टॉक्स ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, इंडेक्स का हाल बेहाल है। एक पता है, मैं इस पर मुझे एक चीज़ याद आ रही है। मैं 2-3 साल पहले एक चीज़ बोली थी कि अगर आप उबर ओला देखें तो उसमें ज़्यादातर फ्लीट जो उनका है 90% वो या तो वैगनार है या फिर डिज़ायर है। मतलब अगर आप एंट्री सेगमेंट की कार बुक करते हैं तो वैगनार, और अगर मिड सेगमेंट की करते हैं तो डिज़ायर। ये दो आपको मिलती है मोस्टली। तो मैं एक टाइम पे ये सोचता था कि मारुति क्यों नहीं अपना एक खुद का एक फ्लीट सर्विस निकालने की सोचती है, क्योंकि इतनी कारें जो इसमें लग रही हैं उनके पास तो सबसे बड़ा ओल्ड न्यू सारी कारों का उनके पास ही सेगमेंट होगा। मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स ने बहुत स्मार्ट कदम उठाया है ये जो करके ना, क्योंकि अब फ्यूचर यही है, लोग जो कार ओनरशिप से इस तरफ बढ़ रहे हैं, और रेंटर्स भी एक बहुत बड़ा आगे जाके एवेन्यू बनने वाला है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मेरे ख्याल से स्मार्ट चीज़ है जो टाटा मोटर्स ने की है इस बार, और स्पेशली अपने ईवी पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए। अब आप देखिए लार्जली जो टाटा मोटर्स की ईवीज का दबदबा है वो दिल्ली एनसीआर वाले इलाके में, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा सेटअप हो चुका है। मुंबई में आपको 1-2 गाड़ियां दिखेंगी, वो बहुत ही छोटे रेंज में दरअसल वो सर्विसेज आपको मिलती हैं। अब होपफुली इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर लगता हुआ दिखाई देगा। तो टाटा मोटर्स बात करते करते देखिए 1% ऊपर आ गया है। वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए स्टॉक स्पेसिफिकली हरकत कैसी दिख रही है आपको? गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए दबाव की स्थिति बैंक्स ही उत्पन्न कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली जो कल यानी शुक्रवार को निफ्टी बैंक के साथ हुआ था, अभी हो रहा है निफ्टी के साथ। 100 EMA भी टूट गया, और एग्जैक्टली यही एवरेज हमने तोड़ा था शुक्रवार को। और उसके बाद आप देखिए बैंकिंग में सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग है। अगर मैं स्क्रीन पे देखूँ हर्षिता, मैं कुछ देर में रोल ओवर्स के स्टैट्स दूंगा, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग में शॉर्टिंग के स्टैट्स दे रहा हूँ। मतलब इंट्राडे बेसिस पे बैंकिंग में सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है। यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे वो कोटक महिंद्रा बैंक हो, चाहे वो फेडरल बैंक हो, चाहे वो ICICI बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, सब में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। HDFC बैंक इनफैक्ट आप देखें काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। और इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देखें ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी डे लो पर, तो बैंकिंग में सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग, कोई अगर आप देखें रिलीफ नहीं है। आज सुबह सुबह हमने ऑन द हायर साइड एक बार अटेम्प्ट किया 100 EMA, मतलब छुआ, जस्ट मतलब छुआ भी नहीं, लेकिन उसके बाद से ही शॉर्टिंग विजिबल है। सारे स्टॉक फ्यूचर्स, अगर मैं एक आधा स्टॉक फ्यूचर छोड़ दूँ, आई मीन लाइक बंधन बैंक और PNB और RBL बैंक, सब में काफ़ी शॉर्टिंग है। लॉन्ग कहाँ पे है या फिर बाजार कहाँ कंफर्टेबल है, कहाँ इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं, उसमें याद रखिएगा ऑटोमोबाइल स्पेस, यहाँ पे कुछ लॉन्ग्स विजिबल हैं, लाइक एस्कॉट्स, MRF, TVS, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है 38%। अगर आप देखें तो रोल ओवर यहाँ पे एस्कॉट्स में हुए हैं, MRF में स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हैं, 25% रोल ओवर्स आपका TVS में है। सीमेंट में काफ़ी अच्छा रोल ओवर है, और सीमेंट काफ़ी इंप्रेसिव स्टैट्स दिखा रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट 36%, श्री सीमेंट 41%, रैम्को सीमेंट्स 35%। सीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छे रोल ओवर्स, COC काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और IT, इंटेलेक्ट, LTTS, एम्फोसिस, परसिस्टेंट सिस्टम, मतलब पूरा मिड कैप IT। एक बार फिर से कहूँगा, अगर आप कंपेयर करें और रोल ओवर शीट पे, तो लार्ज कैप IT के मुकाबले मिड कैप IT में स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स, लेकिन बैंकिंग शॉर्टिंग इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग विजिबल है। हर्षिता, क्लियरली आज की सबसे कमज़ोर कड़ी बैंकिंग काउंटर्स ही हैं, और 350 पॉइंट से ज़्यादा का नुकसान ट्रेंडिंग काउंटर्स में भी आपको वही दिखाई देगा। लार्जली ये फाइनेंशियल्स लेड डिक्लाइन देखने को मिला है इंडेक्स पर। मुझे याद है 11 बजे के आसपास हम देख रहे थे
सभी कोटक, आईसीआईसीआई बैंक की ओर से ज्यादा प्रेशर बन रहा था, एचडीएफसी बैंक का सहारा था, लेकिन वो भी रिवर्स हो गया। लूजर्स में आप देखिए सिप्ला 6% नीचे, अदानी ग्रुप में फिर बिकवाली का दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज ब्रिटानिया और बीपीसीएल में भी हमने देखा है करीब 1.5 से 2% तक का दबाव साफ देखने को मिला है। वोडाफोन आइडिया 4% नीचे, बीईएल, पिरामल एंटरप्राइजेस, डेल्टा कॉर्प ये दूसरे लूजर्स हैं आज के बाजार के। हालांकि कुछ तेजी की पोजीशंस आज देखने को मिली है। डीवीज लैब में एक पुल बैक, नियरली 3% का इजाफा। टेक महिंद्रा और बाकी आईटी कंपनियों में इंटरेस्ट है। संवर्धन मदरसन वो सास के साथ जो डील हुई है या फिर जिसमें पोजीशन ली है, एक्विजिशन किया है, उसका फायदा 3% का मिलता हुआ। और श्री सीमेंट आज है जो करीब करीब 4% के गेंस दिखा रहा है। बहुत ही चुने हुए काउंटर्स में हमने देखा आज इंटरेस्ट और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दरअसल खरीदारी बनती दिखाई दी है। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। आज फंडामेंटल्स पर बात करने के लिए शरद अवस्थी हमारा साथ दे रहे हैं। टेक्निकल पैनल में प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, शिल्पा रावत, विकास सालुंखे और अमित सेठ है। 2:15 बजे सिप्ला पर नजरें रहेंगी। आज जो पीतमपुर प्लांट को लेकर आपत्ति आई है उससे एक बड़ा कंसर्न क्या उभर कर आ रहा है, बिजनेस पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, उस पर बातचीत करेंगे। यही नहीं, आगे बात करेंगे हम चारका चौका की भी। शिल्पा रावत से लेंगे सस्ता ऑप्शन, गाबा साहब देंगे एफनो का सुपरस्टार, मानस जायसवाल देंगे चार्ट का चमत्कार, शरद से जानेंगे मिड कैप फंडा। मार्केट बिग वॉइस में आज रेनेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर पंकज मुरारका देंगे साथ। ओके, चलिए काम करते हैं। अब फिर अपने गेस्ट को जुड़ना शुरू करते हैं और कॉल्स लेते हैं, क्योंकि मार्केट इस समय डे लो पर, बैंक निफ्टी खासतौर से 348 पॉइंट नीचे और अब निफ्टी भी करीब सेंचुरी मारता हुआ डाउन साइड पर 17,850। गुड आफ्टरनून आप सबको। गावा जी आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए क्या ट्रेड लेंगे इस समय। गावा जी सॉरी, अनम्यूट करना होगा आपको। गाबा जी सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार फिर ट्राई कर देता हूँ, वरना हाँ गाबा जी चलिए बताइए। सॉरी, माफी चाहता हूँ। कोई नहीं। सुबह जैसे हमने बात की थी ऑटो क्षेत्र से, अभी मैंने बात कर रहा हूँ वही क्षेत्र टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में एक अच्छी तेजी नजर आती है, इसका मुझे बार बढ़िया लग रहा है। ट्रेड कर रहा है 444 रुपीज में, स्टॉप होगा करीब 441 का, बस खास नहीं। टारगेट 450 के नजर आते हैं। हो सकता है आज, हो सकता है कल आ जाए, लेकिन लगता है 450 पॉसिबल है टाटा मोटर्स। जी हाँ, अभी हर्षा डिस्कस कर ही रही थी। टाटा मोटर्स आपका बाय कॉल है, इट्स बाय प्रकाश का बसर का 444 पे टाटा मोटर्स। ऑटो स्पेस में बाइंग विजिबल है। सिर्फ अगर आप देखें टाटा मोटर्स तक तेजी सीमित नहीं है, लेकिन है तो स्प्रेड हर जगह ये ऑटो में। अमित सेठ जी नमस्कार, आपका कन्विशन ट्रेड क्या होगा इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन जी, मेरा इस समय ट्रेड रहेगा ऑन द शॉर्ट साइड बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसने काफी दिन एक कंसोलिडेशन किया अपने 10, 20 और 50 डेमा पे कंटिन्यूअस। पिछले सत्रों में हम देख रहे हैं कि स्टॉक 50 डेमा से रिजेक्शन ले रहा है और आज हम इसमें एक प्रेशर देख रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट अगर देखें तो इसमें ऑलमोस्ट 9 to 10% का शॉर्ट बिल्डअप है। तो इसमें नियर टर्म में एक वीकनेस आ सकती है, तो इसे शॉर्ट करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस ऑफ 168 एंड अ टारगेट ऑफ 160। ओके, तो ये फिलहाल सेल साइड का ट्रेड है। 160 के लिए शॉर्ट करने की सलाह। बैंक ऑफ बड़ौदा में आज वीकनेस बनती हुई बाकी सब स्टॉक्स को देखकर। शिल्पा आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। मेरा आज अभी के लिए ट्रेड रहेगा पीआई इंडस्ट्रीज़। पीआई इंडस्ट्रीज़ में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा लॉन्ग बिल्टअप ओआई में भी हुआ है और स्टॉक ने अच्छा खासा रनअप पिछले 3-4 सेशंस में दिखाया है एंड इट इज़ होल्डिंग 3300 जोन्स। तो फ्यूचर्स में अभी आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3316 एंड टारगेट्स वुड बी 3383। अदरवाइज आप इसको ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। 3400 का कॉल ऑप्शन रफली 19 रुपये के अराउंड अभी ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी ट्रेड ले सकते हैं। चलिए, पीआई इंडस्ट्रीज लगातार रिजल्ट के बाद हमने इस स्टॉक में एक शानदार मूव देखा है और आज भी करीब वीक मार्केट में 1.5% ऊपर। मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए जो ट्रेड है वो बैंकिंग स्पेस से है और वो एक सेल रिकमेंडेशन है एचडीएफसी बैंक पे, क्योंकि यहाँ पर लगातार हाई लेवल पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 60 मिनट चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको कंफर्मेशन दिखेगा लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का। स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है, तो यहाँ पर बिकवाली बढ़ सकती है। इसलिए एचडीएफसी बैंक में बिकवाली करेंगे। 1666 कैश लेवल्स हैं ये, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। नीचे की तरफ 1590 तक के भाव आपको एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकते हैं और पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं। मार्च वाला 1640 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 30 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉसेज आपको 19 रुपीज के लगाने हैं और 50 रुपए के टारगेट सेट करने हैं।
ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए क्लियरली कमजोरी का ट्रेड बनता हुआ और बढ़ता हुआ 1640 का पुट लेकर चले। मंदी का ट्रेड HDFC बैंक में साफ देखने को मिला। इनफैक्ट एक बार निफ्टी बैंक के सभी कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बैंक्स के साथ ही रहते हैं, मानस ने क्योंकि आइडेंटिफाई कर दिया है ये शॉर्ट साइड का ट्रेड HDFC बैंक पर। अमित, कोटक और ICICI बैंक भी आप उस पर नजर डालें क्योंकि सुबह में वीकनेस दरअसल उन्हीं से इंटेंसिफाई हुई थी। ये सेकेंड हाफ में HDFC बैंक में बिकवाली का सिलसिला बढ़ा है। यहाँ से आगे की स्थिति क्या दिख रही है, स्पेशली ICICI बैंक? जी हर्षिता मैम, पिछले 3 दिनों से हम ICICI बैंक में एक दबाव देख रहे हैं। जो पिछला अपटेक आया था उसमें हमने देखा था कि ICICI बैंक ने 50 डेमा पे रेजिस्टेंस लिया है। ऑलरेडी हमने स्टॉक में करेक्शन 876 के लेवल से देखा है। नियर टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक एक बार वंस अगेन 847 टच करेगा, जो कि इसका 200 डेमा है। कोई भी कारणवश अगर वो स्लिप करता है क्लोजिंग बेसिस में, अगर वो ब्रेक आ जाता है तो स्टॉक में और भी भारी दबाव बनेगा, जो कि इसको 825 से 820 के लेवल्स तक ले जा सकता है। फॉल दरअसल ICICI बैंक में देखने को मिला है। शरद, आफ्टरनून, बताइए आप क्या ट्रेड लेंगे? इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो, हमें लगता है काफी डिसेंट करेक्शन आ गई है स्टॉक में, जो दूसरे प्रोमोटर्स हैं उनकी सेलिंग की वजह से, और अब वैल्यूएशंस लगभग इनएक्सपेंसिव है। जैसी लॉन्ग टर्म नीतियां हैं नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स एक्सपैंड करने की और पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, जिस तरीके से हमारे नंबर ऑफ जो फ्लायर्स हैं वो बढ़ने वाले आने वाले समय में, और अभी भी हम प्री कोविड लेवल के लगभग 80-85% पे ही हैं ऑक्यूपेंसी में। तो हमें लगता है ग्रेजुअली जो आपका ट्रैवल है वहाँ पे 20% ग्रोथ तो खाली प्री कोविड लेवल्स तक आते आते आ जानी चाहिए, और उसके बियॉन्ड भी जैसी पर कैपिटा इनकम ग्रोथ है और जिस तरीके से नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स एक्सपैंड कर रहे हैं और इंटरनेशनल टूरिज्म में जिस तरीके से हम लोगों की हिस्सेदारी बढ़ रही है इंटरनेशनल ट्रैवलर्स में, इस सबका फायदा इंडिगो को मिलना चाहिए। तो अर्निंग्स में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 साल काफी बढ़िया ग्रोथ रहेगी। FY24 में 85 रुपए 90 रुपए के आसपास अर्निंग आनी चाहिए। तो अगर 30 टाइम भी ट्रेड करता है तो 2400-2500 के लक्ष्य के हिसाब से इंडिगो काफी बढ़िया बैठे हैं वैल्यूएशंस। ओके, इंडिगो आपकी स्क्रीन पे 1879 पे, ये शरद जी का अगर आप देखें मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से कॉल है। इंडिगो 1878 अभी आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 3 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक और खिसकता हुआ नीचे, नाउ इट्स 4753, लेकिन अब अगर आप निफ्टी को देखें तो 17843। जरा ICICI बैंक लेके आइए। अभी कुछ देर पहले 12 बजे के कार्यक्रम में हम बात कर ही रहे थे इस स्टॉक पे कि 854 यानी शुक्रवार का लो वॉलेट करता हुआ। अब शुक्रवार का लो अगर लॉजिकली टूटता है तो उसके बाद कोई लॉजिकल सपोर्ट आता है, वो एग्जैक्टली 200 डे जो कि 844 पे प्लेस्ड है। मानस प्रेशर तो है, और आप देखिए इसने एक अटैम्प्ट किया था 16 फेब को कि मैं निकलूं अपने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज से, और हायर लेवल से क्या शॉर्टिंग हुई। मानस, आपका ICICI बैंक पर व्यू क्या है, और कोई ऑप्शन ट्रेड अगर आपके पास हो या फिर कोई स्प्रेड आपके पास हो तो प्लीज सजेस्ट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 100 डे और 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर भी आपको अब लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिखेगा। तो बिल्कुल पुट के थ्रू ही इस ट्रेड को लेना चाहिए। मार्च वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 850 वाला, वहां पर आप खरीदारी करिए। 17 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। 12 रुपए के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में आप एक लॉन्ग ट्रेड लीजिए, मतलब आपको 850 का पुट ऑप्शन लेना है। 17 रुपए पे 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। और जिस तरह के पैटर्न ICICI बैंक में देखने को मिल रहा है, आई थिंक इस ऑप्शन के भाव आपको करीब करीब 30 रुपए के देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली काफ़ी वीकनेस है। ICICI बैंक फिर से अपना 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ मूव कर रहा है। लास्ट टाइम आपको याद होगा इसने 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ा था और उसके बाद एक्चुअली 800 भी तोड़ा था, वहाँ 794 तक गया था, वहाँ से एक डिसेंट रैली आई थी। और कोटक का भी आज चार्ट देख लीजिए, कोटक भी आज एक्चुअली इवन पॉजिटिव न्यूज़ पर नीचे, और कोटक तो खैर कंसिस्टेंटली सबसे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। अपने 200 डे मूविंग एवरेज से करीब 100 रुपये नीचे कोटक का स्टॉक। बस मार्केट को सहारा रहा है HDFC बैंक का जो अपने 200 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है। 1487 था इसका 200 डे मूविंग एवरेज, उसके मुकाबले ये स्टॉक अभी भी काफ़ी ऊपर है। लेकिन पिछले 2-3 दिन का चार्ट हर्षिता बता रहा है कि यहाँ पर भी इवन थोड़ी सी सेलिंग बढ़ रही है HDFC बैंक में, क्योंकि अगर HDFC बैंक स्लिप करेगा, ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा वेट इसी का है आज की डेट में भी। लेकिन हाँ, आज का प्राइस पैटर्न जो मार्केट का है, क्योंकि लगातार सेकेंड डे रनिंग, फ्राइडे को भी 500 पॉइंट गिरे बैंक निफ्टी में, आज 400 पॉइंट गिर गए, तो 2 दिन में करीब करीब 1000 पॉइंट निकल गए। और अगर आप थर्सडे के हाई से गिनेंगे, थर्सडे के हाई से जो मार्केट 3 PM वाला फैक्टर जो काम किया था, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में काफ़ी स्लिप, और मेरे ख्याल से अब
काफ़ी ईरिली प्लेस्ड है बैंक निफ्टी। इनफैक्ट बैंक निफ्टी का अगर थोड़ा लंबा चार्ट लेकर आएंगे तो देखिए फोर्टनाइट में भी एक 3-4 बड़ी ग्रीन बार्स बनी थी, वो बजट के अगले दिन वाला लो था, उसके बाद से 2-3 बड़ी ग्रीन बार्स बनी थी। अब वो सारी की सारी मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे करके डिसअपियर हो रही हैं और ये काफ़ी सेलिंग प्रेशर। और मेरे ख्याल से 1 फेब या 2 फेब का लो नहीं टूटना चाहिए। वो एक बार चेक कर लूँगा मैं क्या लेवल था, लेकिन अगर वो लो टूटा तो और डिक्लाइन बढ़ेगी यहाँ पर। क्लियरली बैंकिंग में थोड़ा सा प्रेशर है। इनफैक्ट खास नए ट्रिगर्स तो दिख नहीं रहे हैं इस समय इतनी गिरावट के पीछे। मतलब पहले तो ट्रिगर था वो अदानी वाला फियर फैक्टर था कि एक्सपोजर कितना है, उसका कितना कोलैटरल डैमेज देखने को मिलेगा, पर अभी इस फ्रेश बिकवाली के पीछे कोई बड़ा कारण ऐसे समझ तो नहीं आ रहा है। देखिए जो मेरी बातचीत निकल कर आई थी, मैं बाई चांस की बात है, वीकेंड पर मैं जब वो मिनी ब्रेक में था वहाँ पर मेरी बाई चांस एक फंड, बहुत सीनियर फंड मैनेजर हैं जो बैंकिंग ट्रैक करते हैं, उनसे बात हुई थी, वो भी वहाँ पर थे। उन्होंने भी एक चीज़ कही थी कि बैंकिंग में जो सबसे बड़ा प्रेशर है, आप देखिए इस बार बैंक सारे के सारे नंबर्स फिनोमिनल आए, सबके ऑल टाइम हाई नंबर्स थे और नंबर्स के बाद एक भी बैंक नहीं चला। मतलब किसी ने, मतलब ICICI बैंक हुआ, एक्सिस हुआ, SBI हुआ, शानदार नंबर के बाद भी क्या मजाल कि एक दिन भी बैंक निफ्टी चला हो या एक भी बैंकिंग स्टॉक चला हो। और उसका एक कारण ये हो सकता है, अब जैसे SBI का लास्ट अनाउंसमेंट अगर आप देखेंगे हर्षदा, डिपॉजिट रेट्स उन्होंने बढ़ाए थे 90 बेसिस पॉइंट से और लेंडिंग रेट बढ़ा पाए सिर्फ 25 से 20 बेसिस पॉइंट। क्योंकि अभी जो पॉलिसीज़ जो आई हैं RBI की और जो एक इंटरेस्ट रेट का साइकिल जो टर्न होने की बात हो रही है, अब बैंकों को डिपॉजिट मोबिलाइज करने के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर्स देने पड़ रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल 2-3 बैंकों में अकाउंट इसलिए रखता हूँ कि कई बार अगर किसी एक में थोड़ा ज़्यादा डिपॉजिट मिल जाए तो क्यों ना वहाँ से ले लिया जाए। तो इसके लिए मैं देख रहा था एकदम से पिछले 2-3 फोर्टनाइट में डिपॉजिट रेट्स काफ़ी बढ़े हैं और मुझे उसकी वजह से लग रहा है कि बैंकिंग में ये जो लास्ट क्वार्टर का नंबर्स था, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन थे, बहुत सारे बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑल टाइम हाई पर थे, लेकिन ये एक तरीके से क्या पीक मार्जिन्स थे और अब इस क्वार्टर से क्या बैंकों की अर्निंग्स गिरेंगी क्योंकि बेस इफेक्ट काफ़ी ऊपर होगा बैंकों के लिए। मार्केट इसका डर लगा के बैठा है कि शायद ये एक फैक्टर हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अदानी ग्रुप की वजह से जो कोलैटरल डैमेज हुआ था वो तो खैर उसमें हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, लेकिन एक क्लियर है कि थोड़ा अर्निंग्स को लेकर मार्केट थोड़ा डरा हुआ है कि कहीं बैंकों की पीक अर्निंग्स ना निकल गई हो, इस वजह से ये प्रेशर आ सकता है। इनफैक्ट टिक बाय टिक चार्ट आप देख रहे हैं समय निफ्टी बैंक का क्या व्यवहार रहा है आज और ऑफ कोर्स ये पिछले 1 महीने में स्थिति आपके सामने साफ होती हुई। शरद, आपकी एनालिसिस क्या है? और स्पेशली यहाँ अब कोई भी अगर पोर्टफोलियो बनाता है, चाहे वो आपका म्यूचुअल फंड हाउस हो, एक PMS हो या फिर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इस सेक्टर में स्पेशली बैंक्स में अच्छा खासा एक्सपोजर रहता है। अब क्या वो एक्सपोजर कम करने की वाली सिचुएशन में हम उतरने लगे हैं या फिर कुछ और टाइम लगेगा? उतना पेन इस समय इमीडिएटली नहीं दिख रहा है। नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी इतना पेन नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है तीन एरियाज पे हम लोगों को इस चीज को देखना पड़ेगा। एक, एडवांसेस ग्रोथ अभी तक जिस स्पीड पे आनी चाहिए वो स्पीड पे अभी तक आई नहीं है, क्योंकि कैपेक्स फॉर्मेशन की जो स्टोरी की हम बात कर रहे हैं वो आइडियली अगले 24 से 36 महीने में अनफोल्ड होनी चाहिए। सरकार ने MSME से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए हैं जिसका फायदा MSME लेंडिंग में भी होना चाहिए, जो लास्ट लेग ऑफ लेंडिंग। तो मुझे लगता है कि ये तमाम चीजें ये इफेक्ट होने वाला है और आगे चल के आपको एडवांसेस ग्रोथ भी मिलेगा। GNPA में कोई एबनॉर्मल एडिशन की हम उम्मीद नहीं कर रहे। PCR के फ्रंट पे हमें नहीं लगता कि कोई एबनॉर्मल RBI की मैंडेट आएगी कि आप सडनली PCR को और ज्यादा बढ़ा के 75-80% तक लेके जाए। ज्यादातर बैंक 65-70% PCR पे ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहां पे भी रिस्क नहीं है। GNPA बढ़ने की हमें कोई उम्मीद नहीं है अगले साल 2 साल, एटलीस्ट 3 साल भी शायद। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कोई नेगेटिव फैक्टर फ्लो इन करके आएगा। अगला साल का पहला क्वार्टर ऑब्वियसली फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा सा वीक ही रहता है बैंक्स के लिए, तो बहुत ज्यादा मैं इसमें रीड नहीं करूंगा। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा हमारी टॉप पिक्स हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में HDFC बैंक हमारी टॉप पिक है। अगर आप वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से खोज रहे हैं तो इंडसइंड बैंक बेटर है, और नहीं तो अब इस करेक्शन के बाद लगभग ज्यादातर बैंक्स, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, सारे बैंक्स डिसेंट वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। कोटक थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है, बट हमेशा एक्सपेंसिव साइड पे रहता है क्योंकि रिटर्न रेशियोज बेटर है वहां पे। तो मुझे लगता है काफी अग्रेसिव रहना चाहिए स्टांस, और इसमें भी और जो आपकी छोटी मझौली फाइनेंस कंपनीज है वहां पे भी अगले 3-4 साल मैं कुछ बहुत बड़ा निगेटिव देख नहीं पा रहा हूँ। शरद को लग रहा है शायद इस गिरावट में एक अच्छा मौका है ICICI, कोटक एंड द लाइक्स को अक्वायर करने के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। चलिए थोड़ा सा अब गियर शिफ्ट करते हैं। एक ऐसे स्टॉक की चर्चा करेंगे जो आज सुबह से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और हर टिक के साथ दरअसल बिकवाली इसमें बढ़ती हुई। सिप्ला आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, 6-6.25% का नुकसान।
अब यूएस एफडीए की तरफ से एक इंस्पेक्शन हुआ, 8 आपत्तियां मिली है, लेकिन मार्केट इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दे रहा है? दीपाली हमारे साथ है। दीपाली, बहुत ही अग्रेसिव बिकवाली का दबाव आया है आज। बिल्कुल, और 6.5% नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दरअसल अभी जो ऑब्जर्वेशंस जारी हुई हैं, जो 8 ऑब्जर्वेशंस जारी हुई हैं, वो कितनी सीवियर है इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मार्केट रिएक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि चिंता है। चिंता इसलिए है कि पीतमपुर यूनिट से पहले गोवा यूनिट को 2019 में ऑलरेडी वार्निंग यूएसएफडी की ओर से जारी हो चुकी है, और उसके बाद अब नई यूनिट को लेकर जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं तो चिंता हो रही है। साथ ही साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो इन दोनों ही यूनिट से कंपनी मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रही है, लेकिन वो फर्दर डिले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम पीतमपुर यूनिट की बात करें तो ये कंपनी जो FY23 एबिटा है उसमें 15% का कंट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब वो डिले हो सकता है, यानी एबिटा में जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो सकता है। साथ ही साथ जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है उसमें भी 5% प्लस का कंट्रीब्यूशन इस यूनिट से आता है, इसलिए मार्केट रिएक्ट कर रहा है। दूसरी बात यह है कि 2 इंपॉर्टेंट दवाएं हैं कंपनी की। एक तो जो एब्रेक्सेन है, वो गोवा यूनिट से कंपनी मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रही थी, कैंसर की ये दवा है, वो फर्दर यहां से अब डिले होती हुई दिख रही है। FY25 से पहले वो मार्केट में नहीं आएगी, एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं। साथ ही अगर बात करें पीतमपुर यूनिट की, तो यहां से कंपनी जो रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स है, जो ओरल प्रोडक्ट्स है, वो मैन्युफैक्चर करती है, और उसमें भी कंपनी कुछ इनहेलर्स लॉन्च करने वाली थी, तो वो फर्दर डिले होते हुए दिख रहे हैं। तो दोनों ही यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स कंपनी की पाइपलाइन में थे जो कि फर्दर अब पुश हो गए हैं, और इसीलिए मार्केट रिएक्ट कर रहा है। हालांकि जब ऑब्जर्वेशंस का नेचर क्या है, जब डिटेल्स आएंगी तब थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, लेकिन फिलहाल ये चिंता हावी हो रही है कि कंपनी के गोइंग फॉरवर्ड रेवेन्यूज पर भी इंपैक्ट आते हुए दिखेगा। एबिटा पिक्चर थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिख सकती है, जैसे आपने बताया 15% प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड था पीतमपुर यूनिट से। तो ये तमाम बातें जिसकी वजह से ये स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। ब्रोकरेज हाउसेस भी वेट एंड वॉच में है। कुछ हाउसेस ने यहाँ पर टारगेट्स रिड्यूस किए हैं, 1025 के दिए हैं। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ने टारगेट्स को फिलहाल अनचेंज रखा है, लेकिन हाँ, जब नेचर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जारी होंगी तब एक्चुअल में इंपैक्ट पता लगेगा। तो ये बात क्लियरली सिप्ला की सामने आती हुई। स्टॉक आपके सामने 961 पर। गावा साहब, टेक्निकली कितनी और वीकनेस देखने को मिल सकती है? आई एम श्योर इसके चार्ट्स आज की बिकवाली के बाद पूरी तरह से रीसेट हो रहे हैं। बिल्कुल, नॉट ओनली दैट रीसेट हो रहे हैं, पहले तो 1000 के ऊपर ट्रेड रहा था 4 डिजिट्स में सिप्ला, अब तो 4 डिजिट से 3 डिजिट्स में आ गया। ये काफी वीकनेस है साइकोलॉजिकली ऑल्सो। ट्रेड कर रहा है 961 और 962, मुझे लगता है 900 की तरफ जा रहा है। गैप डाउन है, जैसे जो बार बना हुआ है, इट्स लाइक अ फॉलिंग बार, फॉलिंग लाइक अ स्टोन बार। तो मुझे वीकनेस तो नजर आती है। 1000 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, जब तक इसके ऊपर नहीं आता और रैलीज मिलती हैं नहीं, तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगी सिप्ला। जी हाँ, सिप्ला आपकी स्क्रीन पर डे लो, और सुबह से अगर आप देखें पेन में था इस खबर के बाद। अच्छा, चलिए हमारे साथ विकास सालू के जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। विकास, गुड आफ्टरनून। विकास, आपका ट्रेड इस वक्त का जिसको आप चीज करना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल अगर मार्केट की बात करो थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, बट यहाँ पे डीवी स्लैब जो है, यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर उसका आरएसआई देखोगे तो जो एग्जिट ओवर सोल्ड जोन से एक एग्जिट मोमेंटम पे ये काउंटर आ चुका है, तो मुझे लगता है यहाँ से डाउन साइड लिमिटेड है। नीचे में 2870 का यहाँ पे एक इमीडिएट सपोर्ट देखने मिल सकता है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। अगर उसके ऊपर आज पूरे दिन सस्टेन होता है तो मुझे लगता है वापस ऊपर की जो रेंज यहाँ पे निकल के आ रही है वो 3050 के आसपास की देखने मिल सकती है। तो मुझे लगता है डीवी स्लैब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगता है। 2870 के स्टॉप लॉस से बाय और टारगेट 3050। ओके, आपका डीवी स्लैब आप देखें से बाय, और आपकी स्क्रीन पे करीब 2891 के क्लस्टर पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा, एक स्टॉक लेके आइए अब आपकी स्क्रीन पे, दैट्स वोल्टास। और यहाँ पर जरा प्लीज़ इसका चार्ट रखिएगा वोल्टास का, और मैं यहाँ पे 1 सेकंड के अपने चार्ट्स पर आप देखें वॉल्यूम्स डाल लूँ, अप्लाई कर लूँ, और वॉल्यूम्स अच्छे हैं आज वोल्टास में। और इनफैक्ट ये वॉल्यूम्स की कहानी अगर आप समझ लीजिए फरवरी के पूरे मंथ में, और इनफैक्ट सेकेंड हाफ ऑफ जैन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। शरद जी, अमूमन अगर आप देखें अब दिल्ली एनसीआर में 30 का टेम्परेचर तो आ ही चुका है, और ये वक्त होता है अमूमन हम वोल्टास हेवल्स के बारे में बात करते हैं और वर्लपूल के बारे में बात करते हैं। वोल्टास बहुत दिनों बाद स्टेबल हुआ है, और इनफैक्ट ये जो प्राइस है वो इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 9 मई 2022 जब इसमें पहला ब्रेकडाउन था, आज उसके बाद पहली बार इस स्टॉक ने 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पार किया है। वाइट गुड सेगमेंट में शरद जी आपका कन्विक्शन क्या कहता है इस वक्त? क्योंकि मेटल प्राइसेस भी काफ़ी कूल ऑफ हुए हैं, क्या ये एक सही वक्त है वोल्टास हेवल्स जो कि हायर लेवल्स पे काफ़ी ट्रिम भी हो चुके हैं देखने का?
जी बिल्कुल, मुझे लगता है हैवेल्स में भी और वोल्टास तो हमारी हमेशा से पसंदीदा स्टॉक लिस्ट में रहा है, हम अपने पीएमएस में भी ये स्टॉक होल्ड करते हैं। बट अब जो वैल्यूएशन पे हैवेल्स हो या वोल्टास हो अवेलेबल हैं, उसमें फ्रॉथ बहुत कम है, एक्सेसिव जो वैल्यूएशन होती है वो बहुत कम है और एक्सपेक्टेशन बिल्डअप काफी कम है। पिछले 3-4 तिमाहियों से वोल्टास के नतीजों में भी कुछ खास एक्साइटमेंट आया नहीं है। बट मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले समय में काफी पॉजिटिव रहेगा और काफी रॉ मटेरियल इनका इंपोर्ट भी होता है, जहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि करेंसी की जो एप्रिसिएशन है वीजा वी यूएस डॉलर वो अग्रेसिवली होनी चाहिए आने वाले 6-8 महीनों में, तो उसका फायदा भी इनको मिलना चाहिए और डिमांड पिकअप तो काफी रोबस्ट रहना चाहिए। खास करके एयर कंडीशनर्स में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहेगी अगले 10-15 सालों में, तो ब्लू स्टार, वर्लपूल, वोल्टास ये सब कंपनीज काफी बढ़िया करनी चाहिए। वर्लपूल भी हम अपने एक पीएमएस में होल्ड करते हैं, तो स्पेस काफी अट्रैक्टिव रहनी चाहिए लॉन्ग टर्म में भी और अब ये करेक्शन के बाद मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में भी वैल्यूएशन कंफर्ट काफी स्ट्रॉन्ग है स्पेस में। ओके अच्छा, बैंक निफ्टी में हलता मैं एक्चुअली पिछले 5 मिनट में थोड़ा सा इसी पे ध्यान दे रहा था क्योंकि मैं क्लोजिंग लेवल देखता हूँ। इंटरडे में तो खैर देखिए कुछ भी हो सकता है। 30 जनवरी का इंटरडे लो 39,420 था जो पैनिक लो था, एब्सोल्यूट पैनिक लो था। अगर मैं उसको हटा भी दूं तो उस दिन का क्लोज था 40,387 30 जनवरी का। उसके बाद 31 जनवरी बजट से एक दिन पहले का क्लोज था 40,655 और उसके बाद अगले दिन हम बंद हुए थे 1 फरवरी को बजट वाले दिन 40,513 पर। उसके अगले दिन भी थोड़ा मार्केट में हल्का सा पैनिक था, हमने ऑलमोस्ट 30 जनवरी का इंटरडे लो रिविजिट किया था लेकिन वहाँ से शानदार 1000 पॉइंट की रिकवरी दिखाई थी और क्लोज था 40,669। ये वो क्लस्टर था जिसमें बैंक निफ्टी ने मूव किया था। उसके बाद में शानदार रिकवरी आई थी 3 फरवरी ऑनवर्ड्स लेड बाय आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें 40,669 से सीधा 41,500 पर गया था और उसके बाद 41,500 पर काफ़ी टाइम उसने स्पेंड किया। इनफैक्ट अगले 5-6 दिन की क्लोज लगातार 41,500 पर रही बैंक निफ्टी की, 41,500 41,600 वो टिका रहा वहाँ पर 41,500 से 600। उसके बाद पिछली वीकली एक्सपायरी हुई, उसमें थोड़ा सा एक मार्केट का मूड बदला और हम 41,600 के बाद 41,100 पर बंद हुए थे और उस हिसाब से अगर आप देखें तो जो क्लोजिंग लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंस जो आ रही है मेरे हिसाब से वो है करीब करीब आप मान लीजिए 40,513 और 40,387। आज अगर हम इनमें से किसी भी लेवल के नीचे बंद हुए या इवन अगर 40,669 के भी नीचे बंद हुए तो वो 1 फरवरी के बाद की लोएस्ट क्लोजिंग लेवल होगी। तो वो सिग्निफिकेंस बता रहा है किस तरीके की आज की जो कैंडल बन रही है उसकी सिग्निफिकेंस है और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ ही देर में ये सेम नंबर्स जो हैं वो निफ्टी पर भी देखूंगा क्योंकि निफ्टी के लिए भी ये जो लेवल्स थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और जैसे मैंने कहा कि मैं क्लोजिंग लेवल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। क्लोजिंग लेवल में अगर निफ्टी पर देखें तो एक्चुअली 17,648 वो लेवल था तो उसमें अभी भी काफ़ी दूर है हम। 3 फरवरी का जो क्लोज था वो था 17,854 का और उसके बाद 17,764 17,721। निफ्टी अभी भी रिलेटिवली बेटर प्लेस है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट अब उन लेवल्स को अप्रोच कर रहे हैं क्लोजिंग बेसिस पर एटलीस्ट जो हमने पिछली बार लगाए थे। तो वहाँ पर मामला जो है थोड़ा सा प्योरली प्राइस वाइज काफ़ी ख़राब हो रहा है मामला। जी हाँ, मामला बिगड़ रहा है और दरअसल अब आप कह सकते हैं ना आग में और घी डालने का काम एसबीआई की तरफ से भी होता हुआ 522 के लेवल्स आ चुके हैं, 1.5% का नुकसान। इनफैक्ट पिछले 10 मिनटों में अगर आप ध्यान दें एसबीआई में आधे % की बिकवाली बढ़ गई है, कोटक महिंद्रा बैंक में आधे % की बिकवाली और बढ़ गई, आईसीआईसीआई बैंक के साथ भी यही हुआ है और कोटक के साथ भी यही हुआ है। बचा इंडसइंड और एक्सिस, वहां पर भी 0.42% तक का प्रेशर बनता हुआ, तो हर टिक के साथ वो सेलिंग इंटेंसिफाई हो रही है। आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया क्योंकि एसबीआई का जो क्लोजिंग थी हर्षता वो 1 फरवरी को थी 527, उसके बाद अगले दिन 528 और उससे पहले इतना प्रेशर नहीं रहा था 553 और उसके बाद 528 के बाद सीधा 544। तो आज की जो क्लोजिंग है अगर ये यहाँ पर हो गई क्लोजिंग तो ये एक्चुअली बजट डे और उसके बाद वाला जो दिन था उसके लोअर उसके क्लोज से नीचे बंद होगी। ये देखिए ये आपकी स्क्रीन पर वो जो लेवल था उसको आज हम ब्रीच कर रहे हैं और उसके नीचे शायद बंद हो रहे हैं और ये एक्चुअली ये इस काफ़ी प्रेशर वाला पॉइंट है क्योंकि एसबीआई आपको याद होगा पिछले साल की बैंक निफ्टी की रैली में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था। इवन आईसीआईसीआई बैंक से ज़्यादा एसबीआई ने रैली दिखाई थी पिछले साल। तो वहाँ पर ये जो है ये मुझे लग रहा है ड्यूअल फैक्टर, एक तो क्लियरली अर्निंग्स पर प्रेशर और एक क्या ये जो अदानी ग्रुप का मामला चल रहा है इसमें कुछ आगे जाके कोलैटरल डैमेज होगा या नहीं होगा उसका मुझे लग रहा है मार्केट को थोड़ा रिस्क है, लेकिन उसने काफ़ी प्रेशर डाला। सेंटिमेंट वाइज एसबीआई ने सबसे ज़्यादा प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर कंपेयर टू एनी अदर बैंक। इनफैक्ट एसबीआई पर एक टेक चेक ले लेते हैं। हमारे साथ विकास सालुंके भी मेरे ख्याल में जुड़ गए। डायरेक्टर साहब
हाँ विकास, आफ्टरनून। बताइए एसबीआई पर आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि ये फ्रेश बिकवाली के दबाव में आता हुआ स्टॉक। गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। देखो 540 जैसे उसने ब्रेक किया था फ्राइडे को, वहां पे उस पे एक प्रेशर बिल्ड हो चुका था। अभी यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट देखने मिल रहा है वो 520 का है और अभी वहां के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर वो भी ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पे तो मुझे लगता है नीचे की तरफ फिसल जाएगा। नीचे जो नेक्स्ट लेवल आ रही है 504, उसके बाद 496, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहां पे मार्केट ने हमने देखा था कि जो लास्ट मंथ के स्टार्टिंग में वो लो बनाए थे, तो उस लो के तरफ ये जा सकता है। तो अभी इमीडिएट बेस पे तो मुझे लगता है 520 एक इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे है, बट मुझे नहीं लगता है जिस हिसाब से बैंक निफ्टी और बाकी सबका एक मोमेंटम यहाँ पे देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है एक ब्रेक डाउन कर सकता है और उसके बाद ये 504 496 के आसपास एसबीआई एक बार फिसल सकता है। तो एसबीआई आपके सामने कमजोर पड़ता हुआ, इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा भी फटाफट से आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि वहां पर दरअसल ये दरारें ज्यादा गहरी है। एसबीआई आईसीआईसीआई में आधे % का प्रेशर और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 2% नीचे आता हुआ 163 के लेवल्स यहाँ देखने को मिले। छोटा बड़ा जो भी बैंक हो, निजी सरकारी, सब में एक हाथ से बिकवाली का प्रेशर। 160 आपका टारगेट था, राइट अमित? आपने इसी पर सेल कॉल दिया था, 163 पर आ चुका है। जी हर्षिता, अभी भी इसमें वीकनेस बरकरार रहेगी। आज इसका कंसोलिडेशन का पहला ब्रेकडाउन है। जिस रेंज से इसने कंसोलिडेट किया, मुझे लगता है कि 160 इसमें आना चाहिए और अगर वो ब्रेक होता है तो और भी वीकनेस इसमें बनेगी आगे चल के। अनुज, आपने वो रिपोर्ट पढ़ी थी ब्लूमबर्ग पे? सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। एक्चुअली ब्लूमबर्ग ने बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजमेंट से बात की और जनरली बैंक की सेहत और उनके एक्सपोजर पर बात हो रही थी, तो उन्होंने काफ़ी कैंडिडली कहा था कि देखिए अदानी ग्रुप का सिर्फ 1/4 एक्सपोजर है जो भी नॉर्म्स है उसके तहत, और इस समय अगर अदानी ग्रुप को और पैसों की ज़रूरत होगी तो हम 2 बार नहीं सोचेंगे उनको फंड करने के लिए। स्पेशली वो कॉन्टेक्स्ट था कि धारावी प्रोजेक्ट के लिए शायद अदानी को फंड रेस करने पड़े, तो दे वर वेरी कैंडिड इन सेइंग कि यस व्हाई नॉट, हमें नहीं लगता वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट हाफ में तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वो शायद लोग और पढ़ रहे हैं रिपोर्ट और बिकवाली का प्रेशर आता बिल्कुल। हाई तक मुझे ऐसे लगता नहीं कि इस एनवायरनमेंट में अदानी ग्रुप और डेट रेस करेगा। फॉरगेट अबाउट वहाँ तो इक्विटी रेस करने की कोशिश की थी, क्योंकि मार्केट चाहता ये था कि आप डेट रीपे करें जी। तो मुझे लगता है ये सवाल इन इटसेल्फ इज थोड़ा सा शायद अनफेयर है कि आप और डेट देंगे कि नहीं देंगे। अब ऑब्वियसली बैंक क्या कहेगा, हाँ हमारा एसेट एकदम सेफ है, हमारे पास सारे कोलेटरल है और अगर उनको जरूरत होगी तो मोड़ देंगे। अब इसमें आप एक इनफैक्ट मार्केट को तो वो इसी तरीके से गाइड करेंगे ना। अगर वो ये बोल देंगे कि नहीं अब हम मोड़ नहीं देंगे तो मार्केट को प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें तो प्रॉब्लम भी आ जाती है ना कि कैच 22 सिचुएशन होती है। इसमें मैनेजमेंट वही बोलेगी जो इनकी एक स्टैंडर्ड लाइन होती है किसी भी एसेट को लेकर कि नहीं अभी बिल्कुल ठीक, और जब तक वो एसेट उनको रीपे कर रहा है और अभी तक कोई डिफॉल्ट तो हुआ नहीं है, अदानी की तरफ से कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है, तो वो यही कहेंगे इसमें तो इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जो CFO साहब ने कहा था अदानी ग्रुप के कि अगर ये FPO नहीं सक्सेसफुल हुआ तो हम कैपेक्स पे थोड़ा सा रुकेंगे, ये बात उन्होंने कही थी। तो मुझे लग रहा है कि वो प्रोजेक्ट्स पर अब मुझे लगता नहीं कि और कोई डेट फाइनेंसिंग वो लेंगे ऑलरेडी इतने, और खासतौर से PSU बैंकों से तो बिल्कुल नहीं लेंगे। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद अनफेयर होगा। लेकिन हाँ एक तो चीज़ें और मैं देख रहा था मार्केट में जो मैं बात कहने वाला था हर्षिता, मेरी नज़र ना अब 2 चीज़ों पर है मार्केट को लेकर। एक तो मिड कैप साइड ऑफ द मार्केट में थोड़ा प्रेशर अब बढ़ा है, और डिफेंस शेयरों में BEL, HAL, क्योंकि ये वो पॉकेट है जहाँ पर लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, खासतौर से HAL। तो ये अगर टूटना शुरू हो स्पेस तो आपको बताता है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बन रहा है। दूसरा एक वजह निफ्टी IT लेकर आइए, इंट्राडे चार्ट निफ्टी IT का वो आपकी स्क्रीन पर आएगा इस समय। और निफ्टी IT क्योंकि सुबह से अगर मार्केट को किसी एक इंडेक्स ने सहारा दिया तो वो निफ्टी IT था। हालांकि अब भी निफ्टी IT ग्रीन में है, लेकिन हाई से थोड़ा स्लिप हुआ है, करीब 0.6% हाई से अपने मिड कैप इंडेक्स में IT इंडेक्स में स्लिप हुआ है। और ये एक और इंडेक्स है जहाँ पर आप नज़र रखें, एक लास्ट इंडिकेशन मार्केट का यहीं से आएगा। अगर ये स्पेस क्रैक होना शुरू हुई तो मतलब मार्केट के लिए थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हालांकि अभी पिछले 10-15 मिनटों में थोड़ी स्टेबिलिटी दिखाई है निफ्टी ने। कोशिश तो कर रहे हैं हम 17,825 18,850 के जोन को बचाने के लिए, और इवन बैंक निफ्टी में भी 40,600 बचाने की कोशिश हो रही है, जहाँ पर वो लास्ट रिमेनिंग पुट राइटर है 40,500 40,600। कोशिश हो रही है कि उस लेवल को डिफेंड किया जाए अभी के लिए। देखिए लास्ट के टिक आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि मैग्नीफाई करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन लोअर लेवल से हल्की सी रिकवरी तो है बैंक निफ्टी में। ओके अच्छा अनुज, एक चीज़ आपने देखी आज अदानी इंटरप्राइजेस को देखिए, इस वक्त 1612 पे ट्रेड कर रहा है, और इस पूरे अगर आप देखें सागा में जो क्लोजिंग बेसिस पे हमारा लो लगा है वो करीब था
1585, यानी अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे इस दौर का लो देखें, छोड़ देते हैं उस दिन के, अगर आप देखें जो इंट्राडे में करीब करीब 935 950 का लो लगा था, उसको छोड़ते हैं 1575, यानी अब वहाँ से मात्र 30 रुपये दूर है। और जिस दिन अगर आप देखें अडानी एंटरप्राइजेस प्रेशर में होता है, एसबीआई को बाजार पनिश करता है, एसबीआई का जरा एक बार पुट ऑप्शंस लेके आइए। मैं इनफैक्ट अभी ये ऑप्शन शीट को रीड कर रहा था, इस पर एक व्यू भी चाहूँगा मानस आपका। आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जिट है 500 की पुट में से, 510 की पुट में से, 520 की पुट में, और आज जिस तरीके से अगर आप देखें 530, 525, 520, यानी आप समझ लीजिएगा कि 1200 कॉन्ट्रैक्ट, 1250 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। मानस अगर ये 520 वॉलेट होता है तो किस जोन तक जा सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? आप ये देखिए 520 की पुट में से कैसे एग्जिट हो रहा है, 500 की पुट में से कैसे एग्जिट हो रहा है, और किस तरीके से 530 जिस लेवल को हम छोड़ के आए हैं आज, वहां पे कॉल राइटिंग। मानस आपका टेक एसबीआई पे, जस्ट एक ऑप्शन के प्रोस्पेक्टिव से मैं पूछना चाह रहा था आपसे। एक्टिविटी देख लीजिए, उन दोनों तरीके से बेरिश ट्रेंड तक दिखता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। एक बहुत ही अहम सपोर्ट 530 532 की रेंज में था, वो ब्रीच हो चुका है। तो मेरे लिए अब 520 इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, तो आई थिंक अभी भी आप करंट लेवल्स पे भी एक सेल ट्रेड ले सकते हैं, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 533 रुपए के रहेंगे, लेकिन नीचे की तरफ टारगेट अब करीब करीब 502 503 के रहेंगे। तो बिल्कुल अभी भी बिकवाली करने के मौके दिख रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और पुट ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। मार्च वाला पुट ऑप्शन 520 का ले सकते हैं, 14 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 9 रुपए का लगाना है, लेकिन अगर जिस तरह का मूव मैं सोच रहा हूँ अगर वैसा देखने को मिल गया, तब तो आपको यहाँ पर 25 रुपए तक के भाव इस ऑप्शन में भी देखने को मिल जाएंगे। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे आप देखें तो एसबीआई ऑप्शन शीट पे अगर आप देखें बहुत ही अगर आप देखें नेगेटिवली इस वक्त पॉइज्ड है। एक स्टॉक और लेके आइए जिसमें आई थिंक पेन भी है, और इस बार की अर्निंग्स बहुत अच्छी नहीं थी, एंड दैट्स LIC हाउसिंग फाइनेंस। एक बार के लिए इसको देखेंगे विकास आप, LIC हाउसिंग फाइनेंस, इसमें कुछ मीडियम और कुछ लॉन्गर टर्म एवरेजेस के नेगेटिव क्रॉसओवर्स डेवलप हो रहे हैं। अर्निंग्स अच्छी थी ही नहीं, और अगर ये जोन वॉलेट होता है 4 नवंबर के आसपास जो एक लो लगाया था इसने 360 का 365 का, तो कहाँ तक का डाउन साइड LIC हाउसिंग फाइनेंस में हो सकता है, या फिर आपको लगता है कि इन लेवल से 360 से एक कवरिंग आ सकती है इस स्टॉक में? जी वीरेंद्र जी, देखो तो अगर चार्ट पे देखो तो मुझे लगता है 368 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था जो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, उसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है नीचे की तरफ इसकी जो लेवल्स ओपन हो रही है वो 348 350 के आसपास की है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर वीकली चार्ट की भी बात करूँ तो जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन अपवर्ड ट्रेंड लाइन है वहां का एक ब्रेक डाउन इसमें आ चुका है, तो ओवरऑल यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। मुझे लगता है 348 और 350 ये जो रेंज है वहां तक ये फिसल सकता है। ऊपर में इसको अगर आना है तो 368 का एक अभी यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने मिल रहा है, उसके ऊपर आता है तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जिस हिसाब से चार्ट दिख रहा है मुझे लगता है 350 के आसपास ये फिसल सकता है। काम करते हैं, 4 का चौका आपको बता देते हैं और अभी स्टार्ट करेंगे उसको। सबसे पहले हम लेंगे सस्ता ऑप्शन शिल्पा राव जी की तरफ से, उसके बाद FNO सुपरस्टार के लिए गाबा जी के पास जाएंगे। चार्ट का चमत्कार आज मानस जायसवाल के थ्रू, और मिड कैप फंड के लिए शरद अवस्थी जी के पास जाएंगे हम। तो शिल्पा जी से शुरुआत करते हैं सस्ता ऑप्शन के साथ। शिल्पा जी बताइए आपकी ट्रेड। जी अनुज जी, एक्चुअली मैं थोड़ा यहाँ पे पहले थोड़ा दे दो बैकड्रॉप व्हाई आई एम गिविंग दिस कॉल। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, यहाँ पे ऑफकोर्स एक ब्रेकडाउन लेवल की तरफ अप्रोच कर रहा है, बट आई बैक टू डिफर हियर। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी 40,500 वॉज माई इंट्राडे टारगेट ऑल्सो एंड इट हैज़ कम ऑलमोस्ट देयर। तो यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड बाउंस टुवर्ड्स 41,200 जोन्स। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ बैंकिंग स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बट कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसे भी हैं जो एकदम अच्छे सपोर्ट पे है, जहाँ पे एक बाउंस आता है तो अच्छा मूवमेंट आएगा। सो वन स्टॉक इज AU बैंक 600 जोन्स पे अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। उसका आज का डे लो भी फ्यूचर्स में एग्जैक्टली एट 600 है एंड इट इज जस्ट हॉवरिंग अराउंड 602। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको 610 का कॉल ऑप्शन फेब्रुअरी सीरीज का रफली 5 रुपए के आसपास मिल रहा है, आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 3 रुपए का लगाना है और टारगेट आपको 8 से ऊपर भी आपको देखने को मिलेंगे अगर ये बाउंस आता है तो। इफ एट ऑल एक बाउंस आए तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक मौका रहेगा, तो इसीलिए 610 का कॉल लेने की सलाह इस समय सस्ता ऑप्शन के तौर पर आई है। कावा साहब, FNO का सुपरस्टार बैंक लगता है कि एक्सिस बैंक में थोड़ी सेलिंग है, ये हाई टाइम फ्रेम पे सेल है।
तो इसमें बिकवाली होनी चाहिए। ट्रेड करा है 847 के आसपास फ्यूचर्स में एक्सिस बैंक। 852 का स्टॉप लगाना चाहिए। पॉसिबल है कि 840 देखने को मिल सकते हैं। एक्सिस बैंक शॉर्ट। ओके, एक्सिस बैंक शॉर्ट आपका ट्रेड एट 446। चार्ट का चमत्कार मानस जी के सौजन्य से आएगा। मानस जी क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, वैसे तो मेरा व्यू मार्केट में बेरिश है, लेकिन स्ट्रेंथ दिख रही है गुजरात गैस में, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 485 से लेकर 490 का एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिले हैं। 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन पैटर्न को देख के लगता है गुजरात गैस 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच करेगा। तो खरीदारी करनी है गुजरात गैस में। 484 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। 520 520 आपके टारगेट होंगे। और ऑप्शन में भी ट्रेड ले सकते हैं। मार्च वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 500 वाला 19 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप 13 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 32 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, मिड कैप फंडा की चलते हैं शरद जी के पास। शरद जी, मिड कैप फंडा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। कंपनी एलईडी वगैरह की सबसे बड़ी कंपनीज में से है इंडिया में। ओईएम ओडीएम 2 मॉडल है उनके, और ग्रेजुअली कंपनी अपने बिजनेसेस को डाइवर्सिफाई भी कर रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और जिसका असर आने वाले समय में दिखना चाहिए। 400 करोड़ का कैपेक्स करीब पिछले साल किया है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हर साल लगभग 300-350 करोड़ का कैपेक्स आएगा। अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग्स में करीब 65 से 70% का इजाफा होना चाहिए, जिसकी वजह से अर्निंग करीब 80 रुपए के आसपास आनी चाहिए। तो 80 रुपए की अर्निंग्स पे 40 का मल्टीपल कंपनी को मिलना चाहिए, जिस तरीके की लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट्स की हम उम्मीद कर रहे हैं कंपनी से। तो 40 के मल्टीपल पे 3200 के टारगेट के हिसाब से डिक्सन टेक्नोलॉजी से हमारा मिड कैप फंड है। तो डिक्सन टेक पर एक बाय कॉल इस समय आता हुआ। चलिए आपके लिए वो सभी 4 ट्रेड्स रिकैप कर देते हैं। शुरुआत हुई थी सस्ता ऑप्शन के साथ। यहाँ पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड आया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। भले ही बैंकिंग स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा हो, यहाँ पर शिल्पा का मानना है कि पुल बैक ट्रेड में 610 का कॉल आप लेकर चलें। 8 रुपए का टारगेट रहेगा। फिलहाल 540 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक। और फिर एक्सिस बैंक के तौर पर गाबा साहब ने एक शॉर्ट कॉल दिया एफएनओ सुपरस्टार के रूप में। 840 टारगेट है, 852 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा। अगला ट्रेड हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये है मानस जायसवाल की तरफ से। गुजरात गैस बाय करने की सलाह, 520 का टारगेट और 484 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। और डिक्सन टेक पर अभी शरद ने एक बाय कॉल दिया, जहां पर एक अच्छा खासा मौका तेजी का इनको दिख रहा है। तो ये फिलहाल वो काउंटर्स जहां पर इस समय आप ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा, निफ्टी बैंक की हालत आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर लेकर आते हैं। 17,838 के आसपास निफ्टी 100 पॉइंट नीचे। निफ्टी बैंक 40,668 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दिग्गजों में आज हमने देखा है भरपूर दबाव, लेकिन एक पॉकेट है जहां पर थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा है, स्पेशली पिछले 2-3 सत्रों में, और वो है ऑटो एंसिलरी काउंटर्स। आपको याद होगा इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी जब मिंडा प्रिकॉल की डील होने वाली थी। मिंडा ने इनफैक्ट इवेंचुअली 15.7% हिस्सेदारी के आसपास तक का स्टेक प्रिकॉल में ले लिया। आगे कुछ और इंस्टीट्यूशन से बातचीत होगी। हालांकि प्रिकॉल का मैनेजमेंट लगातार वही स्टांस बनाए रखा था कि वो प्रमोटर्स अपना हिस्सा नहीं बेचेंगे। तो मिंडा प्रिकॉल दोनों स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, क्योंकि ये पूरा वाकया हुआ था पिछले फ्राइडे को, और आज हमने देखा है दोनों ही काउंटर्स में तेजी कायम है। फिर आज की 2 बड़ी डेवलपमेंट, संवर्धन मदसन जिन्होंने एक एक्विजिशन किया है जर्मनी की एक कंपनी का, स्टॉक आपके सामने करीब 2-2.5% ऊपर। और लूमैक्स ऑटोटेक जिसने भी एक एक्विजिशन अनाउंस किया, 75% हिस्सेदारी हवा वो खरीदने वाले हैं। एक इंडियन आर्म में AISC करके एक कंपनी है उसमें, और उधर भी करीब 12% तक का इजाफा देखने को मिल रहा है। फंडामेंटली मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, जिस तरह का ट्रैक्शन अचानक इन ऑटो एंसिलरी कंपनियों में आया है, इसको अगर एक्स्ट्रापोलेट करके देखें, ये क्या ओवरऑल ऑटो सेक्टर में स्ट्रेंथ और डिमांड पिकअप का एक साइन है कि कंपनियां शायद इस पीरियड का एक फायदा उठा रही हैं, एक्विजिशंस कर रही हैं, ताकि तैयार हो वो नई टेक्नोलॉजी के साथ बड़े मार्केट को सर्विस करने के लिए। शरद जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से ज्यादातर कंपनी, जैसे मिंडा और प्राइकॉल की आपने बात की, दोनों ही कंपनीज काफी नॉर्मेटिव ग्रोथ रेट से ग्रो करने की एक्सपेक्टेशन थी अगले 2 साल 3 साल। और ऑटो एंसिलरी पूरे स्पेस में, ऑटोज में हमारा ये मानना है कि जिस तरीके की पेंटअप डिमांड है, मेनली सप्लाई और लॉजिस्टिक इश्यूज की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था प्रोडक्शन में। सेल्स की कोई ऐसे प्रॉब्लम थी नहीं। तो मुझे लगता है वही ट्रिकल डाउन ऑटो एंसिलरीज में भी हो रहा है। और ईवी वाला ट्रांजिशन शायद ऑटोज में होने वाला पिछले 30-40 साल में सबसे बड़ा चेंज है।
जिसकी वजह से बहुत सारे सेगमेंट्स में जो आपका कंपोनेंट शेयर है पर कार उसमें बहुत बड़ा चेंज आना है। तो ज्यादातर कंपनीज उसी के लिए अप्लाई कर रही हैं। मदरसन वाला एक्विजिशन भी उसी लेग पे है। आप भी बता रहे थे कि मैनेजमेंट ने भी उस चीज पे ध्यान दिया है कि ईवी पे हमको अपना ओके, आई थिंक थोड़ा सा एक ऑडियो में प्रॉब्लम। एक मार्केट देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, बैंक निफ्टी डे लो से थोड़ा ऊपर, करीब करीब एक्चुअली 100 पॉइंट ऊपर, लेकिन निफ्टी बैक टू ऑलमोस्ट डे लो। और उसका कारण है रिलायंस। एक बार रिलायंस का इंटरडे चार्ट लेकर आइए, और अब रिलायंस काफ़ी प्रेशर डाल रहा है मार्केट के ऊपर। इनफैक्ट अगर निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आएँ तो उसमें आप नोटिस करेंगे जो हमने जब शो शुरू किया था उसके मुकाबले अब में आप थोड़ा सा चेंज पाएंगे। इनफैक्ट सुबह भी रिलायंस टॉप पे नहीं था, HDFC ट्विंस थे, लेकिन अब रिलायंस टॉप पर है। करीब करीब 20 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन रिलायंस की वजह से आ रहा है। और HDFC बैंक, HDFC, ICICI बैंक, ये सब स्टॉक्स इस समय काफ़ी अच्छा डिक्लाइन दिखा रहे हैं। इनफैक्ट रिलायंस के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अब ये है कि 52 वीक लो से सिर्फ 10% नीचे रह गया है। इस महीने जो रिलायंस में रैली चल रही थी, अब सिर्फ 2.6% की रैली रिलायंस में रह गई है। अगेन वो जो बजट डे के बाद वाला लो था हश्ता, उससे काफ़ी ऊपर है अभी भी रिलायंस। उस दिन 2305 के करीब का लो था रिलायंस का, 7 फरवरी को जो उसने लगाया था। वहाँ से तो खैर अभी भी काफ़ी ऊपर है 2305 के मुकाबले, अभी भी करीब करीब 100 रुपये ऊपर है। लेकिन अभी जो पिछले 3-4 दिन में एक ट्रेंड बना था, ऐसा लग रहा था कि शायद एक रिलायंस उस लेवल को ब्रीच कर रहा है। और एक 6 महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे रिलायंस का, तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल आपको क्लियरली विजिबल होगा। 6 महीने का चार्ट देखिए एक बार, देखिए रिलायंस का एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल। और अब रिलायंस जो है, अगर वो आप 2 लाइनें खींच दें उस चैनल की, एक लोअर साइड की और एक अपर साइड की, जिसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, ये देखिए 6 महीने का, तो उसमें अगर आप वो लाइन खींचते तो अपर साइड जो है वहाँ पर आकर एक तरीके का हॉल्ट लिया है इसने। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। गाबा सर, रिलायंस का चार्ट देखिए एक बार, कोई व्यू यहाँ पर? एक्चुअली है तो वीक, अप मूव मिला है रिलायंस में, लेकिन साइडवेज है, लोअर लेवल पे सपोर्ट है। रिलायंस मुझे बुरा नहीं लगता फ्रॉम अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म में थोड़ी डिप आ सकती है, लेकिन 2400 मुझे लगता है रिलायंस पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब ये 2450 पार कर लेगा तो एक फ्रेश बाय सिग्नल मिलेगा। इतना है कि थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रेच हो चुका था और थोड़ी अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है। अनस्ट्रेचिंग टाइम वाइज हो सकती है या प्राइस वाइज, लगता है यहाँ पर थोड़ी अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है। इसलिए 2400 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। 2380, 2400 जोन्स, तो यहाँ पर अगर मौका मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी रिलायंस में। आजकल जिस तरह से मार्केट फिसल रहा है, दोनों टाइम और प्राइस वाइज करेक्शन साथ में ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, और टाइम इनफैक्ट ज़्यादा ही लग रहा है। चलिए अब एक और राय लेकर आते हैं मार्केट पर। हमारे साथ रेनेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर पंकज मुरारकर जुड़ गए हैं। पंकज, स्वागत है आपका। एक और सत्र जब हम एक बहुत ही लो नोट पर बैठे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, इतना रेजिस्टेंस क्यों है? 2 दिन तेजी होती है, फिर एक बार बिकवाली का दबाव आने लगता है। हम इस चक्रव्यूह में कब तक फंसे रहेंगे? गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है कि ये मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है। अभी Q3 के सब कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स थोड़े मिले जुले रहे, क्योंकि बैंक्स और IT कंपनियों के रिजल्ट अपेक्षा के मुताबिक अच्छे रहे। पर एक जो ट्रेंड निकल के आया इस रिजल्ट में वो ये था कि हमारी इकोनॉमी में हमने देखा एक थोड़ा सा कंज्यूमर स्लोडाउन हो गया। पोस्ट दिवाली अक्रॉस कंज्यूमर सेक्टर्स ग्रोथ स्लो हो गई है। उसके मल्टीपल कारण हैं, इंक्लूडिंग जैसे कि इन्फ्लेशन काफी हाई है तो प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं और कंज्यूमर्स को हर्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा थोड़ा सा एक जो एक हायरिंग सिनेरियो था वो भी थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है। तो मुझे लगता है कि मार्केट एक फेयर वैल्यू जोन में है और इस समय हो सकता है कि मार्केट, मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ महीनों तक इसी जोन में कंसोलिडेट होगा। तो मेरा व्यू नेगेटिव नहीं है मार्केट पर ये एक हेल्दी कंसोलिडेशन कहूंगा मैं मार्केट के लिए। पंकज जी, गुड आफ्टरनून। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या बॉदर कर रहा है आपके हिसाब से? क्यों इतना एक वन वे डिक्लाइन हमने SBI में देखा है, इवन आफ्टर गुड नंबर्स एंड गुड कमेंट्री? अनुज, मुझे लग रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स ने पिछले 4-5 महीनों में काफी अच्छा रिटर्न्स दिया था, तो एक लॉजिकल प्रॉफिट टेकिंग आई होगी सेक्टर में, बिकॉज सभी बैंक्स में थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है पिछले कुछ दिनों से। एक बीच में थोड़ा सा अडानी ग्रुप के एक्सपोजर को लेके कुछ नर्वसनेस का माहौल बना था बैंकिंग स्टॉक में, पर आई थिंक सब बैंक्स ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि उनके एक्सपोजर्स जो है वेल कवर्ड हैं, और अडानी ग्रुप ने भी क्लैरिफिकेशन दे दिए हैं कि ऐसा कहीं उनकी लेवरेज सिचुएशन कोई बहुत ज्यादा नहीं है और दे आर रीजनेबली कंफर्टेबल सिचुएशन। तो मुझे लगता है एक राउंड ऑफ प्रॉफिट टेकिंग है, पर अगर आने वाले मीडियम टर्म व्यू से देखें, आने वाले 1 साल या 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो स्टेट बैंक इंक्लूडिंग बाकी सभी बैंक्स को भी हमारा व्यू पॉजिटिव। SBI में आप देखिए पॉजिटिव व्यू है पंकज जी का। पंकज जी एक और चीज़ है, दो तीन थीम्स जो अच्छी चल रही हैं उसमें ईवी बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें ऑटो चल रहे हैं अच्छा काफ़ी अगर आप देखें, और टू व्हीलर स्पेस में बहुत दिनों बाद कोई अच्छा मूव है। लुक एट बजाज ऑटो। अभी एग्जैक्टली सर ऑटो में आप लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ करना चाहिए इस वक्त, तर्क संगत क्या है? पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, कॉमर्शियल या फिर टू व्हीलर स्पेस, क्या चीज़ करना चाहिए इस वक्त? वेल हमारा व्यू वीरेंद्र दोनों ही कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स पे काफी पॉजिटिव है, बिकॉज कमर्शियल व्हीकल्स में डिमांड मोमेंटम काफी स्ट्रांग है और हमें लगता है आने वाले साल में कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज जिस तरह से गवर्नमेंट अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पे केपेक्स बढ़ा रही है तो कमर्शियल व्हीकल की और फ्रेट की डिमांड रहेगी इकोनॉमी में। एंड लाइकवाइज पैसेंजर व्हीकल में हम देख रहे हैं कि काफी पेंट अप डिमांड है इकोनॉमी में, बिकॉज ये पिछले लगभग 1.5 साल से एक वर्ल्ड वाइड ऑटो कंपनीज को चिप शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है और उसकी वजह से उनके जो पॉपुलर मॉडल्स हैं उनका प्रोडक्शन जो है जो डिमांड से काफी पीछे चल रहा है। पर अब जैसे जैसे वो चिप शॉर्टेज सॉर्ट आउट हो रही है, ऑटो कंपनी अपना प्रोडक्शन रैंप अप कर रही है और इसी के लिए आने वाले 12 महीने में हमें लगता है पैसेंजर व्हीकल्स में डिमांड काफी रोबस्ट रहेगी। हमने देखा है कि काफी सारे मॉडल्स में जो कि मारुति और टाटा मोटर्स की कार्स हैं, एसयूवीज हैं, उसमें आज भी 2-3 महीने की वेटिंग लिस्ट चल रही है। इसका मतलब यह है कि डिमांड काफी स्ट्रांग है और ये ट्रेंड ऐसा लगता है इकोनॉमी में कंटिन्यू रहेगा। तो व्यू ऑटो सेक्टर पे फेयरली पॉजिटिव है अगर आप मुझसे पूछे तो, कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स दोनों ही पे। जो आप पहले मेंशन कर रहे थे पंकज, स्पेशली ऑन द स्लोइंग डिमांड, क्या आपको लग रहा है उसमें कुछ रिकवरी के आसार देखने को मिलेंगे बाय Q1, Q2? ये सिर्फ Q4 का ही एक दिक्कत हो सकती है या फिर ये थोड़ा सा डिमांड का खेल लंबा खिंच सकता है? मेरा मानना है हर्षदा कि ये थोड़ा सा 1-2 क्वार्टर चलेगा, बिकॉज इस समय एक हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां पे एक क्या हुआ था पिछले साल, एक रिवेंज स्पेंडिंग हुई थी जब इकोनॉमी अनलॉक हुई थी, तो कंज्यूमर्स ने काफी स्पेंडिंग की थी और वो कंज्यूमर्स थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ ये भी हुआ है कि प्राइसेस काफी बढ़ रहे हैं हर एक चीजों के इन्फ्लेशन के चलते। अगर आप कंज्यूमर गुड्स देखें, चाहे वो टीवी हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो या टू व्हीलर बाइक्स हो, सबके प्राइसेस प्री कोविड लेवल से आज की तारीख में 20 से 25% हायर है एटलीस्ट, और कुछ एक कैटेगरी में तो उससे भी ज्यादा हायर है। तो इन दोनों के चलते कि जो मॉडरेशन मैं कहूंगा कंज्यूमर डिमांड में आया है, मुझे लगता है एक बार अच्छा मानसून आ जाए, बिकॉज हमारी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ कंज्यूमर डिमांड जो होती है वो एक रूरल एरिया से आती है और उसका मानसून का उस पर काफी असर रहता है। तो मुझे लगता है इस बार एक बार मानसून के बाद जो नई फेस्टिवल सीजन आएगी उसमें डिमांड रिकवरी फिर से आ जाएगी, पर ये आने वाले 2-3 महीने ये मॉडरेशन इन डिमांड रह सकता है। ओके अच्छा पंकज जी, एक सेक्टर जिसने मार्केट को सहारा दिया है पिछले 2.5 महीने में वो है आईटी, और अब डिबेट ये चल रही है कि लगातार कि क्या ये एक पावरफुल बेयर मार्केट रैली थी या एक नई बुल मार्केट की शुरुआत? आप किस कैंप में होंगे? अनुज, मैं बुलिश कैंप में हूँ जब तक जहां तक आईटी सेक्टर का सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक जो कंसर्न्स थे कि ये यूएस में रिसेशन आएगा तो वहां पे बड़ी कंपनीज जो हैं, इन आईटी कंपनीज के जो कस्टमर्स हैं वो अपनी आईटी स्पेंडिंग कट करेंगे, एक इस तरह का एक फियर था लास्ट ईयर। पर हमने इन सब कंपनीज की कमेंट्रीज देखी हैं और जो ग्लोबल कंपनीज उनके रिजल्ट्स भी देखे हैं, तो सभी कंपनियों ने रीआइटरेट किया है कि भाई अगर रिसेशन आएगा भी यूएस में तो वो अपना आईटी स्पेंड्स नहीं कट करेंगे, बिकॉज ये काफी क्रिटिकल है उनके लिए। तो उसके चलते अब एक कॉन्फिडेंस आया है कि इंडियन आईटी कंपनीज की ग्रोथ जो है वो चलती रहेगी, एंड उसी के चलते मुझे लगता है ये हमने पिछले कुछ हफ्तों में एक रिवाइवल देखा आईटी स्टॉक्स में। मुझे लगता है कि यहाँ से ये लास्ट 1 साल में आईटी स्टॉक्स, अगर आप लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स देखें तो दे आर डाउन बाय 20-30%। वहाँ पे वैल्यूएशन सब काफी रीजनेबल हो गए हैं और यहाँ से आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए मीडियम टर्म 1 साल से 2 साल का व्यू लेके। तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। अच्छा पंकज जी, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, 52 वीक हाई विजिबल हैं आई मीन एक्स ऑफ अदानी सारे सीमेंट स्टॉक्स में। अल्ट्राटेक सीमेंट इस बार के स्विंग की लीडरशिप रखता हुआ अपने पास। सीमेंट पे आपका व्यू, वाकई क्या अभी अच्छा समय है चेज करने का सीमेंट को? ऑल दो आई मीन यहाँ से और 2 महीने बाद शायद मानसून जब शुरू हो जाएगा तो वो एक सही वक्त नहीं होता है सीमेंट स्टॉक के बारे में बात करने का, लेकिन अभी एग्जैक्टली ये प्राइस आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं क्या? जहां तक सीमेंट का सवाल है वीरेंद्र, तो सीमेंट कंपनीज के लिए पिछला 1-1.5 साल अच्छा नहीं गया है, क्योंकि एक तरफ वो
प्राइस हाइक नहीं ले पाए हैं और उनकी पिछले 1.5 साल में कॉस्ट काफी बढ़ गई है। जैसे हमने देखा एनर्जी की या रिसोर्सेज की, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट काफी बढ़ गई है। पर अब जैसे कि डिमांड रिकवरी हो रही है, रियल एस्टेट में डिमांड काफी स्ट्रांग है, इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट स्पेंड जोरों से कर रही है, उसकी वजह से डिमांड ट्रेंड काफी स्ट्रांग लग रहा है सीमेंट में। और इसके चलते अब ऐसा लगता है कि यहाँ से सीमेंट कंपनीज कुछ एक प्राइस हाइक ले पाएंगी। तो मुझे लगता है आने वाले 1 से 1.5 साल में सीमेंट स्टॉक यहाँ से अच्छा करेंगे। प्रॉब्ली उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए इन्वेस्टर को जिनका थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू हो। पंकज जी, बजट से लेकर अब तक ये जो मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखाया है, इसमें आपने पैसा कहाँ कमिट किया है, स्टॉक्स या सेक्टोरली, क्या कहाँ पर आपने अपॉर्चुनिटीज ढूंढी है? तो हम लोग एक कैपिटल गुड सेक्टर पे काफी पॉजिटिव है हर्षदा। हमें लगता है कि ये जो एक कैपिटल गुड सेक्टर में रिवाइवल देख रहे हैं या इन्वेस्टमेंट सेक्टर में रिवाइवल देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 10 साल के बाद हमें दिखाई दे रहा है। और उसके चलते कैपिटल गुड्स की आप सभी कंपनियों को देखेंगे तो उनके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे थे। मोर इम्पोर्टेंटली मोस्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स कंपनीज की ऑर्डर बुक में ग्रोथ 20 to 30% जारी है, जो कि पिछले 1 साल से दिखाई दे रहा है। तो ये कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग एक सेक्टर है जिसमें हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है एंड उसमें हमारा काफी ओवरवेट एलोकेशन भी है हमारे पोर्टफोलियो। एक वो सेक्टर हमें अच्छा लगता है। और इसके अलावा हम इंटरनेट सेक्टर पे भी काफी पॉजिटिव है। लास्ट ईयर इंटरनेट रिलेटेड स्टॉक्स में काफी स्टॉक प्राइस में करेक्शन हुआ है, पर अभी हमें ऐसा लगता है कि उनमें से काफी कुछ स्टॉक जो है वैल्यूएशन रीजनेबल हो गए हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इन बिजनेसेस के काफी अच्छे हैं। तो वो एक सेक्टर है जहाँ पे हमने हमारा एक्सपोजर बढ़ाया है हमारे पोर्टफोलियो में। ओके पंकज जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और ये सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर अपनी राय रखने के लिए। चलिए मार्केट की तरफ नज़र रखते हैं और एक हल्की सी रिकवरी आपको क्लियरली विजिबल है और ख़ास तौर से बैंक निफ्टी में। इनफैक्ट अगर वो चार्ट आ जाए ऑफ डेज लो का, उसमें अगर आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो करीब करीब ऑलमोस्ट अब 0.5% की रिकवरी, 0.4% की रिकवरी हो चुकी है। 151 पॉइंट दिन के लोवेस्ट लेवल से, और दिन के लोवेस्ट लेवल हमने इसी शो में देखे थे, इसके लिए वो पॉइंट सिग्निफिकेंट है। वहाँ से करीब 150 पॉइंट की रिकवरी आपने बैंक निफ्टी में देखी है। अभी इंट्राडे 400 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी जो 550 पॉइंट था, ये देखिए 150 पॉइंट की रिकवरी। और ये जैसा मैं कह रहा हूँ ये एग्जैक्टली अभी स्क्रीन पर प्ले हुई है। और उसमें जिन स्टॉक्स का हाथ रहा है उनमें सबसे पहले मेरे ख्याल से ICICI बैंक, एक बार जरा ICICI बैंक लेकर आइए, वो वहाँ पर क्लियरली आपको एक रिकवरी दिखाई देगी। थोड़ी फीबल है रिकवरी, कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन फिर भी लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी तो क्लियरली है। इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों स्टॉक्स में करीब करीब 0.5% की लोअर लेवल से रिकवरी आपको दिखाई देगी। इंडसइंड बैंक, हालांकि इंडसइंड बैंक का वेट नहीं है बैंक निफ्टी में इतना, लेकिन इंडसइंड बैंक में भी थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल से। ये 3-4 स्टॉक्स हैं जहाँ पर रिकवरी है। हम एक काम करेंगे, अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद आखिरी के आधे घंटे का कारोबार। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं आइशर मोटर्स की। दरअसल कभी अगर आप ताज कोलाबा या आमतौर पे मॉल में घूम रहे होंगे तो आपने एक शॉप देखा होगा या एक आउटलेट देखा होगा गुड अर्थ के नाम। गुड चलिए मार्केट में अब डिसेंट रिकवरी। एक्चुअली मार्केट की पोजीशनिंग ऐसी, कोई भी रिकवरी अच्छी लगती है हर्षदा, लेकिन क्योंकि एकदम वन वे डिक्लाइन हो रहा था तो एटलीस्ट इवन निफ्टी में भी अब लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी है। और वापस एक बार निफ्टी कोशिश कर रहा है और 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको किसी तरीके से शायद बचा ले, जैसा फ्राइडे को किया था उसने। हालांकि आज थोड़ा टफ है मामला, सिर्फ आधा घंटा रह गया है अब, लेकिन अब करीब करीब 90 पॉइंट नीचे रह गया निफ्टी। कुछ स्टॉक्स जहां पर इस समय एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा आपको। पहले टाटा मोटर्स, शो की शुरुआत में इसमें एक न्यूज़ आई थी, वो अब करीब करीब डे हाई पर पहुंचता हुआ। उसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट में इस घंटे में अच्छा खासा मूव आया है। अल्ट्राटेक सीमेंट इस समय हाइस पर तो नहीं है, लेकिन रिकवरी अच्छी है अल्ट्राटेक सीमेंट में, और ये एक आपको एक अच्छा मूव दिखाएगा। उसके अलावा अदानी पोर्ट्स में एक मूव है, और एक विप्रो लेकर आई जरा। और देखिए विप्रो ने एक कभी भी मनी कंट्रोल पर एक न्यूज़ आई थी कि अदानी पोर्ट्स डेज हाई, विप्रो भी हर्षदा डे हाई पर 407.20। मनी कंट्रोल पर न्यूज़ आई है कि अभी उन्होंने जो फ्रेशर्स हायर किए थे, अब उनको बोल रहे हैं कि पहले शायद 6 लाख का पैकेज था, अब बोल रहे हैं कि आप 3.5 लाख पर अगर ज्वाइन कर सकते हैं तो कर लीजिए। ऑलमोस्ट हाफ कह रहे हैं। परिस्थितियाँ ऐसी हैं,
आपको एक अच्छा मौका मिल रहा है फिर भी अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। तो अब और देखिए मार्केट उसको पसंद कर रहा है क्योंकि कॉस्ट कम होंगे, कॉस्ट कम होंगे, हाँ। लेकिन ये थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन अब क्या करें, जो रियलिटी है वो है। और आप सोचिए अगर आप फ्रेशर होते और आप खुश थे कि भाई 6 लाख का पैकेज, एग्जैक्टली 6 लाख का पैकेज, स्पेशली इस तरह के मार्केट में, और कहाँ 3.5 लाख, और कहाँ 3.5। बट हाँ, उसको देखिए कि एटलीस्ट नौकरी नहीं गई। अच्छा, वैसे ये पूरा जो एम्प्लॉयमेंट पर हमने पिछले हफ्ते भी थोड़ी बहुत चर्चा की थी, जिस तरह से लोगों की छटनी हो रही थी। मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ रही थी कि टीसीएस के जो चीफ एचआरओ है, उन्होंने साफ कहा था, एक तो देखिए हम तो टीसीएस डजंट बिलीव कि वो लोगों को सैक करे, वो उनकी पॉलिसी नहीं है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया मौका देखा है कि जो तमाम बिग टेक में से लोगों की छटनी हुई है, उन लोगों से काफ़ी बातचीत हो रही है टीसीएस के एचआर टीम की, और उनको ऑन बोर्ड लाने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ टीसीएस ही नहीं, बहुत सारी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं जो इस मौके का फ़ायदा उठा रही है, जो टेक्नोलॉजी फ्रंट पर अपने प्रोडक्ट्स को और एक्सेलेंस लाना चाहती हैं। तो इंडिया इनके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है कि अच्छा टैलेंट इनको मिलेगा। अब उस टैलेंट को क्या पैकेजेस मिलेंगे और कितना मार्केट उन दरअसल एमएनसी कंपनियों ने खराब किया है या फिर बनाया है, वो देखना होगा, लेकिन है जगह है कर्मचारियों की। इनफैक्ट इस पर ना एक बहुत अच्छी डिबेट भी हुई थी कि आईटी कंपनियों में, क्योंकि आईटी कंपनियों ने इतना अच्छा आउट परफॉर्म किया था, फ्रेशर्स की सैलरी कितनी बढ़ी है और सीईओ लेवल पर सैलरी कितनी बढ़ी है। उसमें अगर आप फ्रेशर्स की सैलरी देखें और अगर ये 3.5 लाख ही दे दी, तो मेरे ख्याल ऑलमोस्ट 8-10 साल पहले भी इतना ही पैसा मिलता था, 3.5। अच्छा, आज की डेट में मैं सोच रहा हूँ 3.5 लाख में, और अगर आप आईटी में, तो मोस्टली मैं बिलीव करूँगा बैंगलोर में, ठीक है, तो बैंगलोर जैसे मेट्रो में क्या 3.5 लाख रुपए साल में, टैक्स वैक्स, चलो टैक्स तो लगेगा नहीं कोई अब उस सैलरी पर, लेकिन फिर भी 3.5 लाख रुपए साल, थोड़ा बहुत तो प्रोविडेंट फंड, थोड़े बहुत तो सब कटेंगे ही, उसके बाद आपके हाथ में मेरे ख्याल से मैक्सिमम 25,000 रुपये महीना आएगा। 25,000 रुपये महीने में क्या बैंगलोर जैसी मेट्रो सिटी में काम चलाया जा सकता है? मुझे तो थोड़ा टफ लगता है। बहुत टफ है अनुज, बहुत टफ है, फिर आपको घर से पैसे मंगाने पड़ते हैं। बिल्कुल, और हालांकि इसमें डिबेट है कि देखिए सीईओ की सैलरी काफ़ी बढ़ी है, लेकिन फिर आईटी जैसी कंपनियों में पीपल आपका सबसे बड़ा एसेट होते हैं, और सीईओ का बहुत बड़ा काम होता है डील विंस वगैरह में, तो उसमें चलो ठीक है, फिर भी एक मान सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा तो है कि जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बिटवीन सीईओ सैलरी और एंट्री लेवल सैलरी। कंसिडरिंग ये जहाँ पर भी छटनियां हुई हैं, सीईओज ने ही लिखा ना, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कुछ सीईओज ने तो अपनी, ऑफ कोर्स सुंदर पिचाई मिसाल के तौर पर, इन सब ने साइजेबल प्राइस का अपने पैकेज कट्स किए हैं, पर आई एम होपिंग कि वो पैरिटी जो आप कह रहे हैं ना, जो बहुत वाइडन हो गई थी, वो थोड़ी बहुत कम होना शुरू। बिल्कुल, लेकिन ये मतलब थोड़ा सा मेरे को थोड़ा डिसपॉइंट लग रहा है कि 6.5 लाख से आप सीधा 3.5 लाख पर आ गए हैं, और हाँ, लेकिन कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि एटलीस्ट बेटर है, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम ऑनर ही नहीं कर रहे हैं ऑफर को। तो चलिए खैर, अब एक काम करते हैं, थोड़ी देर में यतिन को जोड़ेंगे और डीलिंग रूम का हाल जानेंगे। उससे पहले या तो फटाफट बीटीएसटी कॉल्स निपटा दें या फिर पहले यतिन के पास जाएं। चलिए काम करते हैं, मेरे ख्याल से पहले यतिन के पास चलते हैं, हाँ, और यतिन से डीलिंग रूम का हाल जान लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज, हर्षदा। देखिए, डीलिंग रूम्स फिर से एक बार अगर हम देखें तो सेलिंग की चपेट में है। सुबह पिक्चर कुछ और होता है, सेकेंड हाफ में और कुछ हो जाता है, तो ये बेसिकली मार्केट का पूरा चक्रव्यूह है जहाँ काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है। लेकिन एक ट्रेंड बहुत क्लियर है, सारी की सारी जो बाजार में हमने रिकवरी देखी या जो भी पिछले दिनों हो रहा है, वहाँ एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में आ रहा है। प्रॉब्ली इसकी वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ एफआईआई सेलर्स हैं डीलर्स के हिसाब से, और इसीलिए यहाँ वो एसबीआई में अंडरवेट होकर चल रहे हैं। इनफैक्ट आज भी वो यहाँ एचटीबीटी की रणनीति क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रही है, आज 15-16 लाख शेयर से आपको ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखा है। तो काफ़ी सारी पोजीशंस आपको पीएसयू बैंक्स में अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही है, और डीलिंग रूम्स की अगर आप माने तो 2 से 3% का डाउन साइड, यानी 15 रुपए का कम से कम डाउन साइड डीलर्स को लगता है स्टॉक में आपको देखने को मिलना चाहिए। तो एसबीआई पे डीलर्स जो हैं शॉर्ट सेल कर रहे हैं फ्यूचर्स में। और दूसरा एक काउंटर है पेट्रोनेट, यहाँ भी आप देखेंगे कि काफ़ी सारा ओपन इंटरेस्ट में बदलाव होता हुआ दिखा है, लगभग 6% से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। आज भी फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं, और डीलिंग रूम्स की अगर आप माने तो पोजिशनली यहाँ 200 से 205 तक के लेवल्स आते हुए नज़र पड़ सकते हैं। प्रॉब्ली टू डू विद द फैक्ट के थोड़ा बहुत गैस के दाम फिर से फर्म अप हो रहे हैं, क्योंकि रशिया एक नए वेव्स ऑफ वॉरफेयर शुरू करने वाला है यूक्रेन में, इस रूमर के चलते। तो कहीं ना कहीं गैस स्टॉक्स पे नजरें रहेंगी, खास करके पेट्रोनेट एलएनजी, क्योंकि ये ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं गैस, और गैस की दाम बढ़ने के कारण
शायद इनको थोड़ा प्रॉफिट में इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल यतिन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। इनफैक्ट मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, रॉयटर्स पर आई थी कल रात को, कि रशिया शायद ये ब्लेम कर रहा है कि यूक्रेन खुद ही कुछ एक न्यूक्लियर करेगा और उसका ब्लेम रशिया के ऊपर डालेगा। तो इस तरीके का मामला वहाँ पर बिगड़ रहा है। और हर्षिता, मार्केट देखिए, हमने अभी डिस्कस किया था कि रिकवरी आई डे लो से, वो पूरी की पूरी रिकवरी स्वाहा, और वो वही स्टॉक्स अगेन ICICI बैंक, HDFC और HDFC बैंक और रिलायंस डे लो पर, वो सारी की सारी रिकवरी जो है ऑलमोस्ट गायब हो रही है निफ्टी के ऊपर। ये मार्केट फिर से फ्रस्ट्रेटिंग होने लगा है। और इससे पहले कि गावा साहब फिर बोर हो जाए, गावा साहब बताइए STBT BTST का होना है, वो भी सिलेक्टिव होना चाहिए स्टॉक। मेटल स्पेस से नेशनल एल्यूमिनियम लगता है इसमें अब भी तेजी है, 4-5 दिनों से एक अपमूव मिल रहा है BTST में, करना होना चाहिए। नेशनल एल्यूमिनियम पे ट्रेड करा है 8130, मेरे ख्याल से 84 तक जा सकता है। इसका स्टॉप रहेगा 80.75, ज्यादा नहीं, सिर्फ 50 पैसे का ही है, बट आई थिंक इज अ गुड बैट नेशनल एल्यूमिनियम। ओके नाल को अगर आप देखें आप लॉन्ग एट 8130 आपका ट्रेड पिक करेंगे, कैरी करेंगे कल के लिए 8125 पर। शिल्पा जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरेंद्र जी, आई विल अगेन स्टिक टू माय थियोरी ऑफ बैंक निफ्टी बाउंस बैक। और हमने देखा भी वो लेवल से वी हैव ऑलमोस्ट रिकवर्ड मोर देन 150-200 पॉइंट्स। तो आई विल गो विथ IDFC फर्स्ट बैंक अगेन, जैसे आई टॉक अबाउट सपोर्ट, तो एकदम सपोर्ट पे है 55 जोन्स पे। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस इट्स नॉट नथिंग मोर देन 54.5, बट सिंस इट इज़ अ ह्यूज लॉट साइज इन FNO, तो किसी को अगर ऑप्शंस में भी करना है, आप इसको 56 का कॉल ऑप्शन रफली 0.4 पैसा पे ट्रीट कर आप उसको भी ले सकते हैं। आप स्टॉप लॉस लगाए 0.2, तो आई गेस अगर ये बाउंस बैक आता है कल मॉर्निंग में, तो आपको ये 0.7 तक 0.8 तक भी देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, आपका IDFC फर्स्ट बैंक। शिल्पा जी, अगर आप देखें पूरे तन मन धन से अगर आप देखें बैंक निफ्टी पे लॉन्ग है। अनुज ने बात की, हर्षिता ने बात की यहाँ पे सैलरी कट्स की, 3 लाख का कट। उसके बाद अगर आप देखें निफ्टी IT लगभग 100 पॉइंट चल चुका है और निफ्टी बैंक हायर लेवल से करीब 100 नीचे आ चुका है। लुक एट निफ्टी IT 31222, फिर अगर आप देखें एक अच्छा मूव देता हुआ और बेस बना के ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता हुआ। मानस, आपका ट्रेड क्या होगा कल के लिए, कैरी क्या करेंगे आप? देखिए, एक शॉर्ट कॉल लेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस में, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच हुए हैं, 360 रुपए 80 पैसे का भाव चला है फ्यूचर में, वहां पर बिकवाली करिए। 366 के स्टॉप लॉस से LIC हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर में एक शॉर्ट कॉल लेना चाहिए और 348 के आपके टारगेट होंगे। ओके, ठीक है। LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक शॉर्ट कॉल लीजिए। अमित जी, आपकी ट्रेड BTST या STBT? नहीं, बैलेंस करके चलूंगा अनुज जी। इस समय मैं बर्जर पेंट्स लेना चाहूंगा, इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और आज की अगर इसकी कैंडल देखें तो लोअर शैडोज की काफी अच्छी है। स्ट्रक्चर वैसे भी पॉजिटिव था, लेकिन मार्केट कंडीशंस के कारण अर्ली फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा ये कमजोर था, लेकिन इसने वापस ट्रेंड दिखाई है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस 569 का, इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 579 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 563। ओके, देखिए ये क्लोज जो है मार्केट के लिए थोड़ा ख़राब है हर्षिता, और ख़ासतौर से बैंक निफ्टी का क्लोज अभी भी थोड़ा सा बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है वो 40,655 या 40,669 जो है उस लेवल को डिफेंड करे। 31 जैन का लो था 40,655 और 2 फेब का लो था, क्लोज था 40,669। उसके बीच में बजट डे क्लोज था 40,513, तो वो सैंडविच था उन दो लेवल्स के बीच में, क्योंकि उसके बाद सीधा 41,500 नेक्स्ट लेवल था बैंक निफ्टी का, और उससे अगर नीचे आएंगे तो सीधा 40,300 के करीब वो लेवल ओपन हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस है करीब 40,000 पर, और 200 सिंपल मूविंग एवरेज तो और भी नीचे प्लेस्ड है बैंक निफ्टी का, उसकी तो खैर मैं अभी बात भी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो काफ़ी बेरिश हो जाएगा मामला। लेकिन ये क्लोजिंग जो है इस समय अगर ये 40,600 के नीचे फिर बंद हुई तो मुझे लग रहा है कि मामला और ख़राब होगा। और आज मार्केट के पास रीज़न था एक्चुअली रैली करने का, मतलब क्योंकि यूएस मार्केट बंद थी, तो इसके लिए अगर कोई कल कोई खास आपको नेगेटिव क्यों मिलेगा नहीं। वो जो जियो पॉलिटिक्स की बात यतिन कर रहे थे, मुझे लग रहा है शायद उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है आज की इस डिक्लाइन में, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने बात ही नहीं करी है उसकी, और अब अर्निंग सीजन भी खत्म हो गया, बाकी बजट खत्म हो गया, वो अदानी फैक्टर भी ऑलमोस्ट अभी उस लेवल का नहीं रहा, तो शायद एक नया ट्रिगर मार्केट ढूंढ रहा है, तो शायद जियो पॉलिटिक्स एक नया ट्रिगर बन के आ रहा है। अनुज, लेकिन इस सबके बीच मैं देख रही थी कि रेजिलियंस कहाँ पर है। आई डोंट नो इफ रेजिलियंस इज द राइट वर्ड टू यूज और नॉट, लेकिन जो पंकज मुरारका भी कह रहे थे कि IT काउंटर्स या टेक्नोलॉजी काउंटर्स, टेक कंपनियां जो हाल फिलहाल में काफ़ी टूटी थी,
उनमें एक अच्छी रिकवरी आई है। आप देखिए जोमेटो का स्टॉक आज 5% के गेंस पर खड़ा है। डिलीवरी में 3.5% तक की तेजी देखने को मिली है। नायका 3.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ, पेटीएम में भी करीब 0.5% ऊपर है, तो पेटीएम में इतनी ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिली है। लेकिन पीबी फिनटेक भी मिसाल के तौर पर देखेंगे तो 1.1% ऊपर है। तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट लोगों ने पकड़ा है। अब इनमें से किस पर भरोसा किया जा सकता है चार्टिकली, किसका मूव ज्यादा कन्विंसिंग है अमित? जोमेटो, डिलीवरी, नायका, पीबी फिनटेक, पेटीएम? जी हर्षिता मैम, यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर देखें तो पहले अगर हम पीबी फिनटेक में आए तो इसमें एक पुल बैक देख रहे हैं। अगर रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 480 470 का एक सपोर्ट एरिया है पीबी फिनटेक का, तो इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड आपने कहा जोमेटो का अगर स्ट्रक्चर देखें तो जोमेटो में आज एक हम मोमेंटम देख रहे हैं, इसमें भी लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा टाइट रखिएगा 52 रुपीज का, और लगभग टारगेट्स रहेंगे 57 से 58 के। एक्चुअली हर्षिता, एक मार्केट में क्लियर व्यू रहा है पिछले एक महीने में कि जो न्यू एज कंपनीज हैं उनका एक पोर्टफोलियो आप बना सकते हैं आप, लेकिन आपको एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा रीसेंट लो, और अगर वो लगा मतलब उसके हिसाब से आप, लेकिन इसमें आप टाइम नहीं कर पाएंगे कि कौन सा स्टॉक किस दिन चलेगा। जैसे आज आपने बोला जोमेटो चल रहा है या फिर नायका चल रहा है, लेकिन आज कार्ट्रेड नहीं चला फॉर एग्जांपल, हो सकता है कल कार्ट्रेड चल जाए, हो सकता है कल पीबी फिनटेक चल जाए। तो एक पोर्टफोलियो में अगर आप, और उसमें भी आप कोशिश करें उन कंपनियों को शामिल करने की जिनमें या तो क्लियरली एक विजिबिलिटी है कि प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है, या फिर एटलीस्ट नॉइज़ कर रहे हैं वो, जैसे पीबी फिनटेक है या पेटीएम है, या फिर कार्ट्रेड है, कुछ हद तक नायका तो ऑलरेडी खैर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। उनका अगर आप एक 4 या 5 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे ना, तो वो आउट परफॉर्म कर सकता है। बस एक ही रिस्क रहेगा, नैस्डैक बहुत ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, और अगर नैस्डैक की वो रैली जो वो कंटिन्यू हुई तो ये एक पोर्टफोलियो जो आपको शायद इस साल अच्छा कमा के दे, क्योंकि यहाँ पर अब जो भी सेलर था वो सब निकल चुके हैं, जिसको बेचना था वो सब ब्लॉक डील में निकल चुके हैं। पेटीएम पे तो वो जो लास्ट रिमेनिंग ओवरहैंग था कि वो अलीबाबा का चाइनीज़ कनेक्शन की वजह से उन्होंने भी एग्जिट मार दिया है, तो वो मुझे लग रहा है कि ये कुछ रीजन है जिनकी वजह से ये वाला जो सेक्टर है इसमें एक अच्छा मोमेंटम है। और वो स्क्रीन बता रही है आपको, अब देखिए पेटीएम का चार्ट देख, स्क्रीन बता रही है आपको कि ये बॉटम आउट हो चुका है, एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न है क्लियरली, एक बड़ी रैली, अब कंसोलिडेशन, शायद एक नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए तैयार है ये स्टॉक। इनफैक्ट इस पर एक इंडिविजुअल व्यू ले भी लेते हैं। मानस, पेटीएम फ्रेश थॉट्स 630 पर आ गया, तो देखिए कंसोलिडेशन दिख रहा है। हालांकि ये बिल्कुल सही है कि लोअर लेवल पे 600 रुपए या 595 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन आज के पैटर्न को देख के डिसीजन लेना कि यहाँ पर खरीदारी करनी है थोड़ा सा जल्दी है। मेरा समझना है कि अगर 660 के ऊपर निकले तभी पेटीएम में खरीदारी करनी है, उससे पहले आप अपनी पोजीशन बने रह सकते हैं पोजीशन में 600 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन फ्रेश खरीदारी 660 के ऊपर ही करेंगे। ओके, पेटीएम आपकी स्क्रीन पे 630 पे। अच्छा, एक दिग्गज और ऑटो स्पेस में, जब आज ऑटो स्पेस में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है, मारुति का बैकफुट पे आना, कोलैप्स होकर एग्जैक्टली आप देखें अपने 2 एवरेजेस को छूना। आज मारुति ने, याद रखिएगा, अपने सेशन की शुरुआत की थी 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से, सिंक हुआ, 20 डेमा को वॉलेट किया और एग्जैक्टली 50 को टेस्ट करके आ रहा है आप। शिल्पा जी, एक तो वीकनेस, और आई थिंक जब पूरा सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा हो उसके अगेंस्ट ये वीकनेस और खलती है। आपका मारुति पे व्यू क्या है, और क्या ये 8670 की ट्रैजेक्टरी स्लिप हो सकती है? मैं इसलिए 8670 का जिक्र कर रहा था क्योंकि ये पूरा का पूरा 25 ऑफ जैन से लेके अब तक का जो एक बेस है वो यहीं पे आता है। सारी वाइल्ड लोअर शेडोज का लो यही है, एग्जैक्टली यही आपका 50 और आपका 100 है। आपका टेक मारुति पे क्या है मैम? जी वीरेंद्र जी, व्यू तो इज़ वेरी पॉजिटिव, लेकिन मारुति में मूवमेंट ऑटो सेक्टर्स के दूसरे पीयर्स के मुकाबले जल्दी आया था, तो दैट इज़ वाई दिस इज अ करेक्शन, अ माइनर प्रॉफिट बुकिंग एक्चुअली। तो ये 85-50 जोन्स मेरे लिए यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन्स है, आपको यहाँ पर डेफिनेटली बाय करना चाहिए, या फिर ऑन डिक्लाइंस भी अगर आप बाय करेंगे टिल 8600 देन ऑल्सो इट इज़ अ वेरी गुड चांस। और यहाँ पे आपको फिर प्रोजेक्टेड टारगेट्स जो है वो टुवर्ड्स 9200 9400 भी देखने को मिलेंगे। ओके, अच्छा, एक हालांकि फ्यूचर्स की हर्षिता आज उतनी वैल्यू नहीं है जितनी नॉर्मल डेज पर होती है, क्योंकि यूएस मार्केट आज बंद रहेंगे, लेकिन मैं यूएस फ्यूचर्स देख रहा था तो उनमें मतलब कोई बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर्स मिलेंगे नहीं। हल्का सा एक नैस्डैक फ्यूचर्स पे दबाव बढ़ रहा है पिछले 10-15 मिनटों में, लेकिन जैसा मैंने कहा क्योंकि आज यूएस मार्केट बंद है तो इन फ्यूचर्स की रेलेवेंस आज नहीं है, वो कल ही निकल कर आएगी।
निफ्टी अभी भी कोशिश कर रहा है और बैंक निफ्टी दोनों कोशिश कर रहे हैं कि वो लोज को डिफेंड किया जाए। खासतौर से बैंक निफ्टी अब एक और एफर्ट लगा रहा है कि वो 40,640-650 का जो जोन है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं वायलेट होना चाहिए, इसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी भी जूरी स्टिल आउट कि क्लोज जो है एकदम बेरिश है या मिनी बेरिश है। हाँ। ये इनफैक्ट हर रोज फिर वो खोल लेना चाहिए एक पोल, किस साइड, सर्टेन अनसर्टेन, स्लाइटली अनसर्टेन, और वैसी सिचुएशन मार्केट की बनती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, एक दो ट्रेड्स जिस पर एक बार नजर डाल लेते हैं, फिर वीरू ऑफ कोर्स अपडेट हमें देंगे कि ओवरऑल एफएनओ पोजीशनिंग कैसी हो रही है। एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ और ये काउंटर्स थे जो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्गर साइड पर थे, हाउएवर वहां पर भी हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके कुछ डिक्लाइन आने लगा। एक बीच में बहुत बढ़िया स्पाइक आया था दोपहर में एचडीएफसी लाइफ में, और वो डे हाई से काफी कूल ऑफ करता हुआ सेम कोर्स फॉर एचडीएफसी लाइफ। यहाँ पर भी हमने देखा एसबीआई लाइफ आधे % तक का प्रेशर आता हुआ। तो जो स्टॉक्स चले हुए थे वहां पर भी हमने देखा हल्का फुल्का मुनाफा वसूली का दबाव आने लगा है। वीरू, लाइफ आपकी स्क्रीन पे। अच्छा भाषा, एक और चीज़, एक स्टॉक और जिक्र करते हैं। सुबह अनुज और मैं इनफैक्ट डिस्कस कर रहे थे कोफोर्ज के बारे में, हालांकि कुछ डाउट्स लग रहे थे, आई मीन इफ्स एंड बट्स थे, पर हम बात ही कर रहे थे कि भाई आज कोफोर्ज ठीक लग रहा है टेक्निकली, और आप देखिए कोफोर्ज इस वक्त डे हाई पर, और क्या स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया। इस पर कल फिर एक बार बात करेंगे, अभी कोई फंडामेंटल विशेषज्ञ नहीं है तो हम बात करना चाहते थे इस पर, लेकिन फॉर द टाइमिंग सिर्फ एक अपडेट दे रहा हूँ। इट्स अ डे हाई, और 4400 का कॉल ऑप्शन जो है वो इस वक्त दिन के सर्वोच्च तौर पर, और ह्यूज बिल्डअप इसकी 4400 की कॉल में हो रहा है इस वक्त। खैर, अब एक बार लेके आइए आप डेरिवेटिव्स की ब्रेथ। सुबह अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें, जब 9:35 पे मैंने स्टैट्स देखे थे उस वक्त 46 एडवांसेस थे, और अब ये परसेंटेज क्या है आइए देखते हैं। 43 एडवांसेस थे, 102 शॉर्ट थे, और आपकी स्क्रीन पे अब जब ये ब्रेथ आएगी, मतलब ये क्लोज तो देखिए बहुत ख़राब है, और लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पर है, मात्र 23 में। श्री सीमेंट, परसिस्टेंट, मिड कैप आईटी में, संवर्धन, न्यूज़ का इम्पैक्ट, टीवीएस मोटर्स में, वोल्टास का ट्रेड की हमने बात भी की थी। शॉर्ट कवरिंग थी आईटी में कोफोर्ज, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, गुजरात गैस, जेके सीमेंट, नवीन फ्लोरिंग, दीवीज लैब। तो अगर आप जब सेकंड स्लाइड में जाएंगे, जहां पे देखिए सुबह क्या था, 102 शॉर्ट का आंकड़ा था, लेकिन अभी जो शॉर्ट का आंकड़ा कम है, बट इट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग। प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की जो टेंडेंसी है मार्केट में थोड़ी सी बढ़ रही है। लुक एट पिरामिड एंटरप्राइजेस, सिप्ला, गोदरेज कंज्यूमर, एनएमडीसी, एलएनटी फाइनेंस, और लॉन्ग अनवाइंडिंग है अदानी इंटरप्राइजेस में। याद रखिएगा अदानी इंटरप्राइजेस, एक सेकेंड, अगर मैं इसका क्लोज देखूं, अगर यहाँ भी आता है तो ये मेरे ख्याल से इस दौर का सेकेंड वर्स्ट क्लोज होगा अदानी इंटरप्राइजेस का, क्योंकि इससे पहले का जो खराब क्लोज था वो सिर्फ 2 फरवरी का था, याद रखिएगा। अच्छा, डेल्टा कॉप, वोडाफोन आइडिया, बायोकॉन, अतुल लिमिटेड, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी शॉर्टिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। सारे जो प्रॉफिट्स थे वो कैश में कन्वर्ट हुए। अगर मैं बैंकिंग का जिक्र करूं, आई मीन बैंकिंग में क्या हुआ आज, बैंकिंग में सबसे ज़्यादा प्राइस डैमेज कहाँ हुआ, तो आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा लीडरशिप थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में, और जैसे कि मैं कह भी रहा था कि यहाँ पे जो 520 का पुट ऑप्शन है वो काफ़ी ओवाई लूज कर रहा है, और वो जो कन्वर्शन था पुट राइटर्स के बीच में कि 520 वॉलेट ना हो, वो शायद अब थोड़ा सा खराब होता हुआ। आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, आज एक्सिस बैंक में, आज इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में एसबीआई के साथ साथ काफ़ी पेन था। स्ट्रेंथ कहाँ थी, उसमें याद रखिएगा सीमेंट स्पेस, उसमें याद रखिएगा आपका आईटी स्पेस, और कुछ अगर आप देखें केमिकल स्टॉक्स में अच्छा मूव था। सीमेंट का मैं अगर जिक्र करूँ तो यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट ने आज की पारी जीती, श्री सीमेंट ने अगर आप देखें आज का स्विंग काफ़ी अच्छा खासा दिया, और साथ ही साथ जेके सीमेंट, ये 3 स्टॉक्स सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे स्टेबल है। जहाँ तक केमिकल का सवाल है, याद रखिएगा नवीन फ्लोरिन आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ एट 4286, इस दौर का जो हाईएस्ट क्लस्टर है वहाँ पे आके ट्रेड करता हुआ। एनबीएफसी में कैनफिन होम्स में एक मूव अच्छा था, और वाइट गुड सेगमेंट में जिसकी मैं चर्चा कर भी रहा था बीच में, आज वोल्टास का पुल बैक स्ट्रॉन्ग था, एंड इट्स आई थिंक 1 2 3 4 5 5th कंसेक्यूटिव अगर आप देखें, आई थिंक क्लोज अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल लिवरेज, मतलब इतनी ज़्यादा समय अवधि इसने नहीं बिताई है कभी भी मई 2022 के बाद। तो आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ वोल्टास, और ऑटो स्पेस में आज टीवीएस मोटर्स, हालांकि पूरा स्पेस तेज था, लेकिन आज टीवीएस मोटर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव हर्ष था। तो ये कुछ बड़े मूव वाले काउंटर, लेकिन निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। याद रखिएगा 40,580 तक का लो इसने छुआ था, और वहां से अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक डिसेंट रिकवरी देखने को मिली। आपको अभी भी
391 अंकों की गिरावट दिखेगी निफ्टी बैंक में, लेकिन डे लो से इसकी चाल थोड़ी सी सुधरी जरूर है, 40,740 के आसपास ट्रेड करता हुआ। मिड कैप इंडेक्स कोशिश इसने भरपूर की एक बड़ा मार्जिन के साथ गेन्स होल्ड करने की, लेकिन दिन के अंत तक करीब 13 पॉइंट की ही बढ़त यहाँ पर रह गई है। अच्छा, एक दो कैश काउंटर्स वाले स्टॉक्स थे जिनमें बहुत इंटरेस्टिंग मूव्स देखने को मिले हैं आज, और काफी दिनों बाद दरअसल ये तेजी बनती दिखाई दी है। हम मिड कैप आईटी की क्योंकि बात कर रहे थे, लगे हाथ हैप्पीएस्ट माइंड आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 898 का ये स्टॉक का बस अब आज तो यहाँ पर करीब 8-9% तक के गेन्स देखने को मिले, 5% रादर एट क्लोजिंग। ये बताइए यहाँ से आगे की स्थिति कैसी दिख रही है? हैप्पीएस्ट माइंड क्या तेजी की तरफ ही बना रहेगा ये? तो ऐसा लगता है क्योंकि 5-6 हफ्ते के बाद एक ब्रेकआउट मिला है हैप्पीएस्ट माइंड को, और वो मिला है करीब 870 के आसपास। तो मेरे ख्याल से 860 के आसपास जो मिला है वो आज तो करीब 6% ऊपर है, लेकिन लगता है ऊपर ले जाएगा। 960-980 का ये जोन है, वहां तक जाने की क्षमता रखता है। डिप्स मिल सकती है, वो बायबल रहेंगी क्योंकि इतनी अच्छे दौड़ा है आज, लेकिन मैं कहूंगा 860-850 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसका खाली ध्यान देना है। लोअर लिमिट्स में अगर लोअर लेवल्स मिलते हैं तो खरीदारी का मौका रहेगा। हैप्पीएस्ट माइंड बिल्कुल लेना चाहिए। चलिए एक बार बैंक निफ्टी वापस लेकर आइए, और जैसा हर्षदा ने भी एक्सप्लेन किया था कि वापस एक सेकेंड राउंड ऑफ रिकवरी बैंक निफ्टी में। अब अच्छा इशू क्या है कि एडजस्टेड क्लोजिंग जो होगी वो लास्ट 30 मिनट के वेटेड एवरेज प्राइस पर होगी, तो अनलेस अगले 6 मिनट में कुछ बहुत ज़्यादा बदल जाए 40,700 के आसपास के करीब एडजस्टेड क्लोजिंग होनी चाहिए बैंक निफ्टी की। और टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, जैसा मैं डिस्कस भी कर रहा था, अगर आप 30 जनवरी से लेकर उसके बाद का निफ्टी का बैंक निफ्टी का लेवल्स मैप करें तो सिर्फ 2-3 ही क्लोज थी जो इससे नीचे रही थी, 40,669, 40,655 और 40,513, और 30 जनवरी की क्लोज 40,387। तो एक बहुत क्रूशल लेवल को बैंक निफ्टी इस समय डिफेंड कर रहा है, ऑलमोस्ट लक्ष्मण रेखा वाली लाइन वो बैंक निफ्टी के लिए। और एक दो स्टॉक लेकर आइए, HDFC बैंक खासतौर से, और उसके अलावा ICICI बैंक, जो 2 सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं बैंक निफ्टी के, उन्होंने थोड़ी सी कोशिश की है, खासतौर से HDFC बैंक ने। ये लास्ट की कैंडल देखिए, क्लियरली एक ग्रीन लोअर लेवल से डिसेंट रिकवरी वहाँ पर HDFC बैंक में, लेकिन फिर भी मामला ओवरऑल जो है थोड़ा सा इफ़ी कहेंगे इसको। मानस, बैंक निफ्टी लग रहा है आपको कि क्या अब एक बार वापस कोशिश करेगा अपने जो 1 फेब या 2 फेब वाले जो लोज हैं उनकी तरफ जाने के लिए? बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वो रिविजिट करे 39,600 39,800 की रेंज में जाने के लिए, क्योंकि देखिए बहुत अहम सपोर्ट, अगर आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो जो एक रेंज थी 41,200 से लेकर 41,000, यहाँ पर बहुत मल्टीपल सपोर्ट्स थे इंट्राडे चार्ट पे, लेकिन वो ब्रीच करना, उसके नीचे ट्रेड करते रहना, वो निगेटिव है बैंक निफ्टी के लिए। मेरा तो समझना है कि शायद आपको लोअर लेवल और देखने को मिलेंगे, और क्योंकि जितने भी बर्न मूविंग एवरेजेस है उनके नीचे फिसला है, अब शायद 200 मूविंग एवरेज जो कि 40,000 है उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। तो ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव लगता है बैंक निफ्टी में। ओके, ट्रेंड नेगेटिव है बैंक निफ्टी में, लेकिन वही ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है क्लियरली निफ्टी आईटी में। इनफैक्ट एक बार जरा निफ्टी आईटी भी लेकर आइए एक बार, और कहाँ पर हम निफ्टी आईटी में बंद हो रहे हैं और उसको कंपेयर करिए आप निफ्टी बैंक के साथ। निफ्टी आईटी का क्लोज आज का 31,227 पर, और यही लेवल अगर हम 31 जनवरी के बैंक के निफ्टी आईटी से कंपेयर करें हर्षदा, निफ्टी आईटी का उस दिन का क्लोज था 29,740 और उसके अगले दिन 30,000, तो करीब करीब 1,500 पॉइंट ऊपर है उन लेवल से। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट उस लेवल पर आ गया है, निफ्टी में भी थोड़ा डिस्टेंस है, लेकिन निफ्टी आईटी देखिए, ये जो स्क्रीन है ना, ये इस पूरे साल की पिक्चर रही है बेसिकली। इस साल मतलब सिर्फ 2 ही महीने हुए, उसमें 1.5 महीने हुए हैं, लेकिन उसकी एक पिक्चर यही रही है कि निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी में जो ये लगातार, और निफ्टी आईटी देखिए क्या ज़बरदस्त स्टेयरकेस फॉर्मेशन है, 1 स्टेप बैक 2 स्टेप फॉरवर्ड, 1 स्टेप बैक 2 स्टेप फॉरवर्ड। अब एक 1 स्टेप बैक लिया था निफ्टी आईटी ने फ्राइडे को, और अब ऑलमोस्ट हाफ स्टेप फॉरवर्ड ले चुका है, 1.5 स्टेप शायद और आगे फॉरवर्ड लेगा, और वो 1 स्टेप बैक 2 स्टेप फॉरवर्ड का मेरे ख्याल से सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा निफ्टी आईटी। पर इनफैक्ट आप क्योंकि वो जियो पोलिटिकल मेंशन कर रहे थे, वो एक फैक्टर रहेगा गोइंग फॉरवर्ड मार्केट्स को ड्राइव करने के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंच गए हैं यूक्रेन, तो वहाँ पर उनकी तरफ से क्या बयान आते हैं उस पर ग्लोबल मार्केट्स की नज़रें रहेंगी।
साथ ही साथ आज व्लादिमीर पुतिन भी दरअसल एड्रेस करने वाले हैं उनके नेशन को, तो वहां से भी कुछ बड़े बयान आ सकते हैं। तो ये कुछ तू में छिड़ती हुई दिखाई दे सकती है यूक्रेन बनाम रशिया, और उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। आखिरी 2-2.5 मिनट आपके लिए लेकर आते हैं मार्केट की तस्वीर। क्लोजिंग पर स्थिति क्या बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आज का दिन एक तरफा बिकवाली वाला साबित होता हुआ दिखाई दिया है। निचले लेवल से रिकवरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा संभल कर, या फिर अब सिर्फ 400 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक, जहां पर हम 600 पॉइंट तक टूटे थे। निफ्टी का हाल देखिए, 95 अंकों की गिरावट पर हम आज जाकर टिकते हुए दिखाई देंगे। तो प्रेशर पॉइंट बना हुआ है 0.5% निफ्टी पर, निफ्टी बैंक में करीब 1% का दबाव। निफ्टी आईटी ने भरपूर कोशिश किया साथ देने की, लगभग 0.5% के गेंस पर हम जाकर टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देखेंगे, गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा थी। मिड कैप इंडेक्स ने जो गेन सुबह में दिखाया था वो होल्ड नहीं कर पाया, और फाइनल क्लोज जो है सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर आएगा। कुछ स्टॉक्स जो आज सुर्खियों में थे वो आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे। पहले तो सिप्ला आज का टॉप लूजर, 6% से ज्यादा का नुकसान इसमें आज इंट्राडे देखने को मिला है। इनकी एक प्लांट पर यूएस एफडीए की इंस्पेक्शन हुई और वहां पर 8 आपत्तियां सामने निकल कर आई है। कंपनी का कोई बयान नहीं आया। नॉर्मली बयान आ जाता है कि डेटा इंटीग्रिटी इशू नहीं है, इतना कुछ सीरियस मामला नहीं है, इसको रिजॉल्व करने पर कंपनी काम कर रही है। ऐसे अब तक कोई बयान नहीं आए हैं। पूरे दिन 6% नीचे। फिर आज की जो बड़ी डील थी वो ऑफ कोर्स संवर्धना मदसन ने या फिर सैमिल ने जो एक्विजिशन अनाउंस किया है, तो उसका फायदा स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दिया। जर्मनी की एक कंपनी जिसका ऑटो ईवी साइड पर एक अच्छा खासा एक्सपोजर है, वो अक्वायर करते हुए दिखाई दे, तो 2.5% ऊपर। एक और एक्विजिशन के चलते स्टॉक भागा था, लूमैक्स ऑटोटेक, वो भी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। यहाँ पर आज दोपहर में दरअसल कॉन्फ्रेंस कॉल होनी थी, तो होपफुली उसके कुछ हाइलाइट्स हम आपके लिए पेश कर पाएंगे कल। 10-10.5% ऊपर, यहाँ पर एक कंपनी में 75% तक का हिस्सा इन्होंने खरीदा है, तो वो भी स्टॉक आपके सामने रेडार पर आता हुआ। कुछ और काउंटर्स जिनमें आज हमने देखा एक तरफा तेजी, जोमेटो लेकर आई है, क्योंकि वो 55 के आसपास जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया। वहां पर एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला, नियरली 6% का इजाफा। इसके ठीक पीछे नायका जैसे स्टॉक से जहां पर तेजी देखने को मिली। लेकिन आज का पूरा दिन बैंकों के नाम और बैंकों में बिकवाली देखने को मिली है, वहीं से निराशा हावी होती हुई दिखाई दी है। 1% नीचे जो निफ्टी बैंक जाकर टिक रहा है। आपके लिए लेकर आते हैं अब हीट मैप, जहां पर आपको साफ दिखाई देगा कि किन स्टॉक्स ने मार्केट को नीचे खींचा है और किन बैंक्स में खास तौर से प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। तो 2 बैंक्स तो सामने दिख रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1% की कमजोरी, आईसीआईसीआई बैंक 1% की कमजोरी देखने को मिली। वहां पर कोटक महिंद्रा बैंक में भी हमने देखा 1-1.25% का नुकसान। एचडीएफसी भी नियरली 1% तक का दबाव दिखाता हुआ नजर आया। इंडसइंड बैंक हो, एक्सिस हो, इन सब में प्रेशर देखने को मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से भी आज हमने देखा दबाव 1% तक का। अदानी एंटरप्राइजेस, सिप्ला, ब्रिटानिया, बीपीसीएल, यूपीएल ये दूसरे लूजर्स रहे हैं इस ट्रेड में। लेकिन तेजी कहां से मिली या फिर सहारा कहां पे था? टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस में भी हमने देखा कुछ खरीदारी के सौदे बनते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, डीवीज जैसे काउंटर्स में तेजी। तो एक तरफ डीवीज जहां पर हमने देखा करीब 3% तक की तरफ मूव आने की कोशिश, वहीं पर सिप्ला जो लगभग 6% टूटता हुआ दिखाई दिया है। तो ये है आज की क्लोजिंग। 17,847 पर हम जाकर टिके हैं। 97 अंकों तक की गिरावट आज मार्केट में देखने को मिली है। कमजोर सेशन या फिर कमजोर शुरुआत इस हफ्ते की। सीधा सौदा में नीरज और आशीष के बीच जो मुकाबला था उसमें किस तरह के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए, तो दोनों तरफ के ट्रेड्स थे तेजी और मंदी के। आशीष ने सिप्ला में दबाव आएगा इस सुबह में कहा था। सफाया, आईडीबीआई बैंक, केईसी इंटरनेशनल ये तेजी के तरफ सौदे थे। दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दें तो कुछ और ट्रेड्स में नीरज के ट्रेड्स अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जहां पर पेन्नार, फोर्टिस हेल्थ, जीएसएफसी शामिल थे तेजी की तरफ, लेकिन मंदी की तरफ यूनाइटेड ब्रूवरीज करीब 1-1% नीचे, और यहाँ पर एमडी एंड सीईओ के इस्तीफे देने की खबर पर ज्यादा दबाव देखने को मिला है। तो ये थी टीम्स और हर्षदा, निफ्टी बैंक की क्लोज 100 डेमा से उतनी ही दूर है जितनी 200 डेमा के नज़दीक है। और निफ्टी बैंक का ये जो क्लोज आया है इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस अगर आप देखें तो यस, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 50, बिलो 100 क्लोज ये खराब है, नो डाउट अबाउट दैट। बस एक निफ्टी आईटी थोड़ा सा अगर आप देखें बच के चला, और आज का अगर आप देखें सेशन इसके लिए काफ़ी अच्छा रहा। और एक और चीज़ याद रखिएगा, अदानी एंटरप्राइजेस ये पोस्ट सेकेंड जेन एक बार फिर से वर्स्ट क्लोज दिया है, तो प्रेशर में रहा अदानी एंटरप्राइजेस।
खैर कल मंगलवार है, वो जिसे कहते हैं ना दिन शुभ रहता है अमूमन बाजार के लिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज वॉल स्ट्रीट रहेगा छुट्टी पे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी सुबह 7 बजे मॉर्निंग कॉल में, मेरी, आशीष की, हर्षदा की और नीरज की। तब तक के लिए नमस्कार।